अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। उस रोज़ मेरे दफ्तर और इंतज़ार गाह में निफ्स दर्जन से ऊपर अफराद मौजूद थे। कुछ पुराने मौकिल थे और चंद नए अफराद थे। मेरे कमरे में एक खातून और उसका साथी बैठे थे। साथी मैंने इसलिए लिखा है कि खातून ने उसका तारुफ नहीं कराया था। वो शख्स जो खुशपोश और साहिब हैसियत नज़र आता था, बाज़ाहिर मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी लाताल्लुक़ी नज़र आ रहा था। खातून ने कीमती साड़ी पहन रखी थी और उसकी मखरूती उंगलियों में निज दर्जन जड़ा अंगूठियाँ जगमगा रही थीं। उसकी आंखें शरबती थीं, बाल जोड़े की सूरत में बंधे हुए थे और उम्र 45 वर्ष से कुछ ऊपर मालूम होती थी। वो खासी खुशशक्ल और पुरकशिश औरत थी। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि वो दूसरों पर हुक्म चलाने की आदी है और अपने मूड को फौरन तब्दील करने पर कुदरत रखती है, यानी नरमी से बात करते करते अचानक तूफ़ानी लहजे इख्तियार कर सकती है। उसने अपना नाम सालिया नजमुद्दीन बताया था। खुदा का शुक्र है कि कमबख्त बच गई, वो कह रही थी, वरना बात तो ज़्यादा बिगड़ जाती। जाजी बहुत गैर जिम्मेदार लड़का है, थोड़ा सा अहमक भी है। भला कभी गोलियों से भी मसले हल हुए हैं। बहुत बचपना है उसके अंदर, आप उसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। किसी बात पर संजीदा नहीं होता। कभी कभी तो मैं उसकी शरारतों से तंग आ जाती हूँ। अब वो इतना छोटा भी नहीं है कि मैं उसके मुंह पे 2 जोरदार थप्पड़ मार दूँ। वो गुज़िश्ता 10 मिनट से ऐसी ही बेरब्त बातें कर रही थी और मैं उसकी बातों से हकीकत को अक्स करने की कोशिश कर रहा था, मगर हनूस कामयाब नहीं हुआ था। बेगम नजमुद्दीन, आपकी बातों से मैं समझा हूँ कि आपके साहबजादे ने, जिसका नाम जाजी है, किसी लड़की को जख्मी कर दिया है और पुलिस ने उसे कातलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वकील साहब, आपने गौर से मेरी बात नहीं सुनी, सालिया नजमुद्दीन ने कहा। जाजी एक यतीम लड़का है। उसके माँ बाप यानी मेरे भाई और भावच एक हादसे में हलाक हो गए थे। वैसे मामला इतना अहम नहीं है। मुझे यकीन है कि आपकी कोशिश से जाजी तो छूट ही जाएगा, लेकिन मैं सरबत को भी थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती हूँ। क्यों ना उस पर 2-3 जाली मुकदमात कायम कर दिए जाएं। इंसान को अपनी हैसियत देखकर हाथ मारना चाहिए। अब आपको क्या बताऊं, लड़कियों के मामले में जाजी बहुत कमज़ोर है। हम खानदानी लोग हैं, हमें शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। इंसान का कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी होना चाहिए। मैंने अपने नोटिस में सरवर का नाम भी नोट कर लिया। इतने में एक शख्स जिसने सफ़ेद चादर की बुक्कल मार रखी थी, मेरी सेक्रेटरी के मना करने के बावजूद अंदर आ गया। मैं उसकी शक्ल देखते ही समझ गया कि वो कोई जराइम पेशा शख्स है। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और रंग उसका गोरा था। उम्र 30-32 साल के लगभग होगी। हर चंद के उसने चादर ओढ़ रखी थी, मगर मुझे चादर के नीचे हॉलिस्टर का उभार नजर आ गया। वकीलों का ऐसे लोगों से अक्सर वास्ता पड़ता रहता है। मैंने सालिया नजमुद्दीन को तौक़ुफ़ करने के लिए कहा और पूरी तरह चादर पोश की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने सलाम करने के बाद कहा, वकील साहब, हमारा नाम अव्वल खान है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। तुम बहुत अच्छा कहानी लिखता है। हमारे दोस्त पर एक छोटा सा मुकदमा हो गया है कि 5000 रुपये पेशगी रखो और कागज मागज लिख लो। उसने नोट मेरे सामने रख दिए। लिखो, हमारे दोस्त का नाम हैदर अली है और उस वक्त वो गुलशन के थाने में बंद है। उधर सब अपना यार दोस्त काम करता है। अव्वल खान, केस क्या है? मैंने पूछा। बहुत मामूली बात है। अव्वल खान ने हनीफ से मुस्कुराहट से सालिया नजमुद्दीन की तरफ देखा। फिक्र का कोई बात नहीं। ओ पागल का बच्चा ने 2 आदमी कत्ल कर दिया है। तुम 20 का फिक्र मत करो। अभी ये 5000 रखो, बाद में और दे देगा। बेगम नजीमुद्दीन ने हैरतुल दिलचस्पी के साथ अव्वल खान की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या कहा? तुम्हारे दोस्त ने कितने आदमी कत्ल कर दिए हैं? सिर्फ 2 आदमी, अव्वल खान ने जवाब दिया। लहजा ऐसा ही था जैसे उसके दोस्त ने 2 आदमी कत्ल नहीं किए थे, 2 मुर्गियां चोरी कर ली थी। इतना बड़ा शहर में 2 आदमी से क्या फर्क पड़ता है? 2-4 आदमी तो रोजाना बस के नीचे आकर भी मर जाता है। इस शहर में बहुत आबादी हो गया है। मैंने पूछा, अव्वल खान, ये वारदात कैसे पेश आई थी? अव्वल खान ने चोर नजरों से बेगम नजीमुद्दीन की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज से बोला, हैदर अली एक बंगले में घुस गया था। उसका साथ 2 आदमी और भी था। वो दोनों भाग गया, ये पकड़ा गया। बंगले में घुस गए थे, मैंने उसे घूरा, यानी डकैती की नियत से वहां गए थे। अव्वल खान ने कदरे नदामत से एतराफ किया। घर वालों ने शोर मचा दिया। इधर से लोग आ गया, उधर से लोग आ गया। वो खुदाई ख्वार उधर फंस गया। उसने लोगों को डाने मराने के लिए गोली चला दिया। 2 आदमी उधर ही खत्म हो गया और ये पकड़ा गया।
फिर तो हैदर अली का छूटना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, ये तो कत्ल और डकैती का केस है। चाह आप वकील होकर कैसा बात करता है? अव्वल खान ने कहा, अदालत में कुछ नहीं होगा, आप उधर से कुछ गवाहों का नाम और पता मता हमको निकाल कर दे दो, हम उनका पास जाकर बात कर लेगा, उनका मन्नत करेगा। आप फिक्र नहीं करो, कोई आदमी गवाही देने नहीं आएगा। दूसरे लफ्जों में ये कह रहा था कि गवाहों को धमकाकर गवाही देने से रोक देगा। अव्वल खान ने, तुम गलत जगह पर आ गए हो, मैंने कहा, और तुम्हारे आदमी को बरी नहीं करा सकूंगा। तुम कोई दूसरा वकील तलाश कर लो, ये केस मेरे बस का नहीं है, ये अपने पैसे भी उठा लो। क्या अजीब बात है, उसने सर झटका। कहानी में तुम तो बहुत शोर करता है। मैंने देखा उस इस्लामी बेगम नजीमुद्दीन ने अपनी जोश पोश की साथी के कान में कुछ कहा। अव्वल खान ने नोट उठा लिए और अपनी मारूई जुबान में कुछ बोलता हुआ कमरे से निकल गया। फौरन बेगम नजीमुद्दीन और उसका साथी भी, जो अपनी सीट से उठ चुका था, अव्वल खान के पीछे कमरे से निकल गया। मैंने अंदाजा लगाया कि वो बेगम नजीमुद्दीन की हिदायत पर अव्वल खान से बात करने गया था, लेकिन वो एक मुजरिम से क्या बात करना चाहता था? मेरे दिल में तजस्सुस जरूर पैदा हुआ, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था और मैं इतना फारिग भी नहीं था, इसलिए मैंने उस तरफ से सिर्फ नजर करना ही मुनासिब नहीं समझा। वकील साहब, ये कहानी का क्या मामला है? साले नजीमुद्दीन ने पूछा। कोई खास नहीं, मैंने कहा। मेरे पास मुकदमात की रोदात वक्तन फवक्तन सस्पेंस राइट्स में छपती रहती है, लेकिन यकीन करें मैं राइटर नहीं हूँ, लफ्जों की जादूगरी कोई और करता है। मैं जरूर पढ़ूंगी ये रिसाला, उसने कहा। क्या नाम बताया? सस्पेंस डाइजेस्ट। ये अंग्रेजी रिसाला है ना? सिर्फ नाम की हद तक, और वो भी उर्दू में लिखा होता है। उर्दू रिसाले का इतना गाढ़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी? बहरहाल मैं देखूंगी। दरअसल हमारे घर में उर्दू रिसाले कोई नहीं पढ़ता, सब अंग्रेजी रिसाले पढ़ते हैं। जी यही सारी बात है, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। हम अपनी मादरी जुबान से सौतेली माँ का सा सलूक करते हैं। खैर छोड़िए इस बात को, ये बहुत मुतनाज़ा मसला है। आप अपने भतीजे जाजी की बात कर रही थी, उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम एजाज है, उसने जवाब दिया। एजाजुद्दीन। मैंने नाम नोट करते हुए कहा, आपने बताया कि जाजी के हाथों एक लड़की जिसका नाम सरवत है जख्मी हो गई है। ये बताएं कि झगड़ा किस बात पर हुआ था और सरवत का जाजी से क्या ताल्लुक है? ओह, क्या मैं ये बात आपको नहीं बताई? उसने चौंक कर कहा। फिर मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, सरवत जाजी की बीवी है। जैसा कि मैंने कहा, जाजी बहुत दिल फेंक लड़का है। उसने सरवत को किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में देखा और उसकी चंद मुस्कुराहटों पर लुढ़क गया। गालिबन मैंने आपको ये नहीं बताया कि सरवत मॉडलिंग करती है। मुझे उनके अफेयर का उस वक्त पता चला जब जाजी वलीमे के कार्ड भी छपवा चुका था। फ्लर्ट की हद तक कोई बात ना थी, लेकिन किसी को गले का हार बना लेना हरगिज मुनासिब न था। आप खुद सोचिए, वो दो पैसे की 100 सिपारी के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली छोकरी हमारी बहू बन गई। मुझे तो बहुत शर्म आई, लेकिन जाजी थोड़ा सा अहमक है, आई मीन एब नॉर्मल है। उसने सिर्फ सूरत को देखा और निकाह फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। और अब आपको पता है कि वो जहेज में क्या साथ लाई थी? मैंने मुख्तसर बात करने के लिए कहा, 2 पैसे की 100 सिपारी के लिए मॉडलिंग करने वाली लड़की जहेज में सस्ते फर्नीचर के सिवा क्या ला सकती है? ना सस्ता ना महंगा, कुछ भी नहीं लाई। अलबत्ता जोड़ों से भरा हुआ एक संदूक जरूर साथ लाई थी। एक दर्जी की बेटी चंद जोड़ों के सिवा और ला भी क्या सकती है? असल वाकया क्या पेश आया था? मैंने कहा। सरवत जख्मी कैसे हुई थी? रिवॉल्वर इत्तेफाकन चल गया था, उसने जवाब दिया। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो रहा था और मेरा ख्याल है कि जाजी उस वक्त रिवॉल्वर साफ कर रहा था। इत्तेफाक से जो गोली चल गई और सरवत के पेट में लगी। मैंने महसूस किया कि उसने मेरी और अव्वल खान की गुफ्तगू सुनने के बाद अपने बयान में थोड़ी सी तब्दीली कर दी थी। शुरू में उसने कहा था कि भला कभी गोलियों से भी कोई मसले हल हुए हैं। अब कह रही थी कि इत्तेफाक से गोली चल गई थी और सरवत के पेट में लगी थी। घर में उस वक्त कौन कौन था? मैंने पूछा। मेरे शोहर के अलावा सभी थे, 3 मुलाजिम, मेरे 2 बच्चे और जाजी की नानी। क्या आपने पुलिस को बताया नहीं कि गोली इत्तेफाकन चल गई थी? हम सब ने तो यही बयान दिया है कि गालिबन सरवत ने होश में आने के बाद कहा है कि जाजी ने उस पर कातिलाना हमला किया था। उसके बयान के बाद ही पुलिस ने जाजी को गिरफ्तार किया है। बदकिस्मती से उसे एक गवाह भी मिल गया है। मेरा मतलब यह है कि एक हिमायती मिल गया है, उसने भी जाजी के खिलाफ बयान दिया है। ये गवाह कौन है? मैंने पूछा। तफसील आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। हमारी एक पड़ोसी है, उसने जवाब दिया। खुर्शीद शेरवानी उनका नाम है। मेरे शोहर से मिलने आया था, मैं उससे बात ही कर रही थी कि जाजी और सरवत एक दूसरे पर चीखते हुए कमरे से दाखिल हुए और जाजी ने, मेरा मतलब यह है कि जाजी के हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर चल गया। शेरवानी दौड़कर अपने कार ले आया, लड़की को गाड़ी में डाला और लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंच गया। मुझसे ये गलती हुई कि मैं उसके साथ नहीं गई। मुझे नहीं पता कि शेरवानी ने वहाँ क्या कहानी सुनाई। डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। इस किस्म के केस में पुलिस को इत्तला देना जरूरी होता है, मैंने कहा। इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आजकल कानून के मुताबिक कौन चलता है?
अगर मैं साथ होती तो पुलिस की नौबत ना आती। वकील साहब, बात यह है कि आजकल दो चीजें चलती हैं, या तो असर रसूख और या दौलत, और हमारे पास अल्लाह के फजल से दोनों वसीले मौजूद हैं। ये तो आप सही कहती हैं, मैंने उसकी तायद की। क्या आप अपने पड़ोसी, क्या नाम बताया आपने, खुर्शीद शेरवानी को बयान बदलने पर आमादा नहीं कर सकती? वो जरा टेढ़ा आदमी है, और दूसरी बात यह है कि मैंने उसको बहुत सुनाई है। अब वो बयान बदलने पर राजी नहीं होगा। इसकी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा है, वरना ये मामला आपस में तय हो जाता। कदर तवक्कुफ के बाद उसने कहा, वकील साहब, जाजी एब नॉर्मल लड़का है। इस सिलसिले में मैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह फराहम कर दूंगी। आप उसी बात को बुनियाद बनाएं। अगर मुखालिफ पार्टी ये साबित करने में कामयाब भी हो जाए कि जाजी ने दास्ता गोलियां चलाई थी, तो हम ये साबित कर देंगे कि लड़का नॉर्मल नहीं है। गोलियां? मैंने कदर ताज्जुब से पूछा, क्या उसने एक से ज्यादा गोलियां चलाई थी? जी हाँ, 3 गोलियां चल गई थी, उसने जवाब दिया। 3 गोलियां? मैंने आंखें फैलाई। ऐसी सूरत में एब नॉर्मल वाला मौक़िफ़ ही ठीक रहेगा। 3 गोलियां तो इत्तेफाकन नहीं चल सकती। अगर हमने अदालत में ऐसी बात की तो ये बड़ी मौज़े खेज मालूम होगी। दरअसल पुलिस ने जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाई है। अफरा तफरी में हमें रिवॉल्वर का ख्याल ही नहीं रहा। पुलिस 1 घंटे के अंदर हमारे बंगले पर पहुंच गई। उन्होंने आते ही सबसे पहले रिवॉल्वर चेक किया। उसकी 3 गोलियां चली हुई थी। हमें इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि वो 2 खोल निकालकर उनकी जगह नई गोलियां डाल देते। पुलिस ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया और उन हिस्सों का मुआयना किया जहां दूसरी 2 गोलियां लगी थी। एक गोली खिड़की के शीशे में लगी थी और दूसरी दरवाजे की चौखट में। इसका मतलब ये है कि कातलाना हमले का केस बहुत मजबूत है। मैंने कहा, हमें या तो ये साबित करना पड़ेगा कि जाजी को इश्तियाल दिलाया गया था, या ये कि वो एबनॉर्मल है। आप दोनों बातों को जहन में रखिए। सरवत जाजी को रोजाना इश्तियाल दिलाती थी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जहाँ तक जाजी के एबनॉर्मल होने का ताल्लुक है, इसके लिए किसी भी साइकियाट्रिस्ट से उसका मुआयना कराया जा सकता है। इस सिलसिले में आप जितने गवाह कहेंगी मैं मुहैया कर दूंगी। वो केस खासा मशकूक नजर आता था। बज़ाहिर ये मालूम होता था कि जाजुद्दीन उर्फ जाजी बेगुनाह नहीं है। ऐसे केसों में से अमूमन माजरत कर लिया करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वो केस ले लिया। बहुत से कारण ये सोच रहे होंगे कि मैं बेगम नजीमुद्दीन की अमारत से मुतासिर हो गया था और तगड़ी फीस दे करके केस लिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं ग्राहक की जेब देख कर नहीं, केस की नोयत के मुताबिक फीस दे करता हूँ। असल बात यह है कि किसी मुलजिम के बारे में फौरी तौर पर कोई फैसला किया नहीं जा सकता। कि मेरा तजुर्बा है कि 5 मुलजिम जो शुरू में वाज़ेह तौर पर मुजरिम नजर आते हैं, बज़ा औक़ात बेगुनाह निकल आते हैं। जब आप कहानी के अंजाम तक पहुंचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे दिल में फीस का लालच नहीं था। जब हमारी बात खत्म हुई तो बेगम नजीमुद्दीन का खुशपोश साथी वापस आ गया। उसने हनीफ से मुस्कुराहट के साथ, जो सिर्फ उसके होठों तक महदूद थी, साले नजीमुद्दीन की तरफ देखा और कुछ बोले बगैर कुर्सी पर बैठ गया। बेग साहब, आप जायज से मिलने के लिए कितने बजे थाने जाएंगे? साले नजीमुद्दीन ने उठते हुए पूछा। मैंने घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त 1 बजने वाला था। मैं तकरीबन 3 बजे थाने जाऊंगा, मैंने कहा, क्योंकि जाजी से मिलने के बाद मुझे दरख्वास्त जमानत भी तैयार करना होगी। मैं आपको थाने में ही मिलूंगी, वहाँ आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। फिर वो अपने साथी की तरफ देखते हुए बोली, सैफी आओ चलें। तकरीबन 3:15 बजे मुतलका थाने पहुंच गया। बेगम नजीमुद्दीन एसएचओ के कमरे में बैठी थी। एसएचओ मेरा शनासा था। इससे कबल वो एक दूसरे थाने में मुतयन था। मेज पर अशियाए खौरनोश रखी थी और कमरे की फिजा खासी खुशगवार थी। मुझे मानना पड़ा कि वो अपने बयान करदा दोनों चीजें इस्तेमाल करने का फन जानती थी। आइए बेग साहब, उसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया, तशरीफ रखिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। एसएचओ ने मेरे साथ हाथ मिलाया और बोला, क्या हाल चाल है बेग साहब, बैठिए चाय पीजिए। शुक्रिया, मैंने कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे वापस दफ्तर जाना है। आप मुल्जिम से मुलाकात करवा दें। चाय फिर सही। वैसे आपने दफा कौन सी लगाई है? दफा की आप फिक्र न करें, जो आप कहेंगे वही लगा देंगे। बेगम साहिबा से हमारे पुराने मरासिम में, फिर ऊपर से टेलीफोन चले आ रहे हैं। ऐसे मामलात में हम कुछ नहीं कर सकते। बेगम नजीमुद्दीन ने फातिहाना नजर से मेरी तरफ देखा और धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, बैठिए ना बेग साहब, जासी से यहीं बैठकर बात कर लें। चौधरी साहब अपने ही आदमी हैं। मैंने दिल में कहा, ना तो इनकी दोस्ती अच्छी और ना इनकी दुश्मनी अच्छी। मेरी ऊंची आवाज से कहा, ये मेरे असूल के खिलाफ है। मैं मुलजिम से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। बेगम साहिबा, ये वकील लोग बड़े होशियार होते हैं। एसएचओ ने कहा, पुलिस को कभी भरोसा नहीं करते। उसने एक सादा लिबास शख्स को आवाज देकर बुलाया और कहा, वकील साहब की एजाज से मुलाकात करवा दो और सुनो कि अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। सादा लिबास एहलकार मुझे एक तना गोशे में ले गया और मुझे इंतजार करने का हुक्म देकर वापस चला गया। वो एक गोशा ही था, बड़े कमरे का अलग गोशा, जो 3 चौबी अलमारियों के पार्टीशन की वजह से अलग अलग हो गया था।
वहाँ एक पुरानी मेज और चंद कुर्सियां पड़ी थी। मैंने जेब से रुमाल निकालकर एक कुर्सी साफ की और बैठकर इंतजार करने लगा। कमरे के दूसरे हिस्से में चंद सिपाही बैठे गप्पे लगा रहे थे, बल्कि गप्पे कम और कहके ज्यादा लगा रहे थे। 5-6 मिनट के बाद सादे लिबास एहलकार एक शख्स के हमरा वापस आया और बोला, ओ जनाब वकील साहब, मुलजिम हाजिर है। अब आप तसल्ली से बातें करें, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो तो ये बात कहकर चला गया और मैं आंखें फाड़कर 6 फीट से निकलती हुई और 200 पाउंड से ज्यादा वजनी उस शे को घूरने लगा जो कुर्सी में फंसने की कोशिश कर रही थी। जहाजी साइज का वो जाजी किसी पहलू से गैर जिम्मेदार लड़का नजर नहीं लगता था। मैं तुम्हारे वकील हूँ, मैंने कहा और एहतियात के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे मिर्जा अमजद बेग कहते हैं। उसने मेरी उंगलियों को छूकर हाथ पीछे कर लिया और बोला, मेरा नाम तो आंटी ने आपको बता ही दिया होगा। आप मुझे ये बताएं कि मेरी जमानत कब तक हो जाएगी। उसने अंगड़ाई ली। दोपहर को सोना भी नसीब नहीं हुआ। बड़ी फजूल सी जगह है, कोई शरीफ आदमी यहाँ एक दिन भी नहीं गुजार सकता। मैं बाहर जाकर इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ये शरीफ आदमी के रहने की जगह नहीं। मैंने कहा, जमानत के कागजात में कल दाखिल कराऊंगा। ये बताओ कि बात क्या हुई थी। जो कुछ आंटी ने आपको बताया है वही हुआ था। उसने कहा, सरवत मुझे ख्वामोख्वाह परेशान कर रही थी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि वो मुझे नसीहतें करने बैठ जाए। जब देखो नसीहतें नसीहतें। उसका ख्याल है कि मेरी खोपड़ी में चूरा चाय भरी हुई है। आज सुबह मेरा दिमाग उलट गया और फिर पता नहीं कैसे रिवॉल्वर चल गया। तुम उस वक्त रिवॉल्वर के साथ क्या कर रहे थे, मैंने पूछा। न रिवॉल्वर साफ कर रहा था, उसने जवाब दिया। सरवत 1 घंटे से मेरा दिमाग उलटने की कोशिश कर रही थी। आप खुद सोचिए, घर बसाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। सरवत चाहती है कि मैं आंटी को घर से निकाल दूं या अलग घर ले लूं। इतना बड़ा घर छोड़कर उसके पीछे दुम हिलाता फिरूं। आंटी सालिया ने उसके बारे में सही अंदाजा लगाया था। उन्होंने उसे पहले ही दिन पहचान लिया था। यानी तुम्हारी बीवी और आंटी सालिया के दरमियान पहले ही दिन से गड़बड़ हो गई थी। जी हाँ, यही हुआ था। वो शादी से पहले जितनी अच्छी लगती थी, शादी के बाद इतनी बुरी ही लगने लगी। आंटी ठीक ही कहती थी, मेरे जैसे खूबरो और दौलतमंद लड़के के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। वो कहती है, जाजी तुम जिस हसीना पर हाथ रख दो गे मैं उसको तुम्हारी दुल्हन बनाकर ले आऊंगी। खुलासा कलाम यह है कि आंटी तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती है, मैंने कहा, और गालिबन उन्होंने कोई लड़की भी देख रखी है। उसने आहिस्ता से कहा, आप तो मेरे वकील हैं, आपसे क्या पर्दा। सच पूछे तो आंटी ये चाहती हैं कि मैं उनकी बेटी सुम्बुल से शादी कर लूं। सुम्बुल लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर वो तुम्हें पसंद नहीं है। मैंने उसकी बात पूरी करने की कोशिश की। यही बात है ना। ये बात नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं तो उसे पसंद करता हूँ, मगर वो मुझे पसंद नहीं करती। आपको पता है वो मुझे क्या कहती है? वो मुझे डब्बू कहती है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत तेज है, 1 मिनट में फैसला सुना देती है। वो 5 मिनट भी जितने फैसले कर डालती उतने फैसले में 5 दिन में भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उससे डरता हूँ। लेकिन आंटी कहती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने अंदाजा लगाया कि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल और बहुत सा बुद्धू है। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि गोली कैसे चली थी। गोली चलाने से चली थी, उसने जवाब दिया। बस गुस्से में चल गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। मैं उसकी बात सुनकर चौंका। पूछा, क्या मतलब? क्या सरवत ने तुम पर हमला किया था? यही समझ लें। उसने एक और अंगड़ाई ली। कि आप जमानत नहीं हो सकती? आज मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि पुलिस दफा 325 या 326 लगाने का इरादा रखती है, क्योंकि तुम्हारी बीवी शदीद जख्मी हुई है। ये लोग मेडिकल रिपोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके चेहरे पर थोड़ी सी फिक्रमंदी नजर आने लगी। अगर ये दिफा लग गई तो क्या सजा भी हो जाएगी? इसका इन्हिसार केस की नौयत पर है। अभी तो मुझे भी पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं है। अगर सजा हो गई तो कितनी सजा होगी? उसने पूछा। दफा 325 के तहत ज्यादा से ज्यादा 7 साल और दफा 326 के तहत ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद और 7 जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा। उसकी आंखें खौफ के बायस फैल गई। आंटी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आंटी सब ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मैं भी इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आंटी का कहना है कि तुम एब नॉर्मल नौजवान हो और तुमने सख्त इश्तियाल की हालत में रिवॉल्वर चलाया था। यानी सरवत ने अपनी बातों से तुम्हें शदीद इश्तियाल दिलाया था। आंटी ने तो मुझसे यही कहा था, उसने कहा। उसकी बात ये मुझे अजीब सी लगी। वो अहमक वकील इस्तिगासा की जरा के सामने नहीं ठहर सकता था। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो जासी मियाँ, तुम बहुत सीधे आदमी हो। अगर तुमने अदालत में भी इसी तरह बातें की तो मुझे डर है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वाकई तुम्हारे साथ पेश आया है। ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने इश्तियाल में आकर गोली चलाई थी या तुम शौकिया चांद मारी कर रहे थे। आप ऐसा करें कि मुझे बयान लिख कर दे दें, मैं उसे रट लूंगा। बयान तो तुम रट लोगे, लेकिन वकील इस्तिगासा जो तुम पर 150 सवालात करेगा उसका क्या करोगे? 150 सवालात? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने सवालों के जवाब तो मैं
क़यामत तक नहीं याद कर सकता। आंटी ने अजीब चक्कर में फंसा दिया। आखिर उनको इतने सवालात करने की क्या जरूरत है? बात यह है कि तुम अदालत में जो भी बयान दोगे वकील सगा से उसे झूठ समझेगा। वो तुम पर जरा करेगा, घुमा फिरा कर सवालात करेगा और तुम्हें फांसने की कोशिश करेगा। अगर तुमने सोच समझकर उसके सवालात के जवाब ना दिए तो तुम उसके जाल में फंस भी सकते हो। ओह, ये तो बहुत खतरनाक बात है। मैं आंटी से बात करूंगा। तुमने पुलिस को क्या बयान दिया है? अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया, उसने जवाब दिया। पुलिस वाले इधर उधर की बातें पूछते रहते हैं। तो सुनो, तुम बस ये बयान देना कि तुम अपनी बीवी की जुबान दराज की वजह से देश में आ गए थे। वो तुम्हारे बार बार मना करने के बावजूद चुप नहीं हुई थी और बस जुबानी करती जा रही थी। लिहाजा तुमने उसे खौफजदा करने के लिए हवाई फायर किए थे। वो बदहवासी में इधर उधर भागी और खुद ही गोली की जद में आ गई। ठीक है, उसने कहा, आप ये बयान एक कागज पर लिख दें, मैं उसे रट लेता हूँ। इसमें रटने वाली क्या बात है? मुझे उसकी हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। सिर्फ 3 अल्फाज याद रखना, बस जुबानी तेज और हवाई फायर। बाकी बातें खुद ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। और सुनो, बस जुबानी तेज हवाई फायर, इससे रटना शुरू कर दिया। बस जुबानी तेज हवाई फायर। और सुनो, मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, खाना कम खाया करो, ज्यादा खाने से दिमाग सुन्न हो जाता है। मोटापा एक बीमारी है और इससे 1000 बीमारियां पैदा होती हैं। उसने दांत निकाल दिए और बोला, खाने पीने के बगैर भी भला कोई जिंदगी है? अच्छा, मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। कल अदालत में मुलाकात होगी। उसने मुझसे 3 कलीदी अल्फाज दोबारा पूछे और रटने लगा, बस जुबानी तेज और हवाई फायर। बेगम नजीमुद्दीन हनूस एसएचओ के साथ गपशप लगा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मुलजिम से बात कर ली है, मैंने कहा। ये दफा 335 और 334 का केस है। इंस्पेक्टर हौले से सर हिलाने लगा, फिर बोला, शुक्रिया वकील साहब, वैसे थोड़ा बहुत कानून हमें भी आता है। बेगम नजीमुद्दीन उठते हुए बोली, ठहरिए वकील साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बाहर उसकी कार माँ बावर्दी ड्राइवर के मौजूद थी। आप मेरे साथ बंगले पर चलिए, उसने कहा। चाय भी हो जाएगी और मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, मगर मैं इनकार नहीं सुनूंगी। फिर मैंने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, देर हो जाएगी, मुझे जाजी की दरख्वास्त जमानत भी तैयार करना है। दरख्वास्त जमानत भी तैयार हो जाएगी। उसने बेपरवाही से हाथ झटका, और जाजी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। खाना घर का आता है और सोने के लिए बिस्तर मौजूद है। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आइए बैठिए। मैं अपनी गाड़ी पर आया हूँ, मैंने उसे बताया। वो सामने खड़ी है। ओह सॉरी, तो फिर आप हमारे पीछे लग जाएं। ड्राइवर कार आहिस्ता चलाना। वकील साहब को बंगले का रास्ता मालूम नहीं है। उनका वसी और खूबसूरत बंगला कराची के एक फैशनेबल इलाके में वाक़या था। इलाके का नाम बताना मुनासिब नहीं है। मैंने अपनी कार खूबसूरत लॉन के साथ खड़ी कर दी और साले नजमुद्दीन की मायत में एक ऐसे ड्राइंग रूम में पहुंचा जो ड्राइंग रूम से ज्यादा आराइश कदा मालूम होता था। सालिम नजमुद्दीन ने सोफे पर बैठते ही किसी नामालूम जगह पर लगा हुआ बटन दबाया और फौरन ही बंगले के अंदरूनी हिस्से में बुलबुल की आवाज से मिलती जुलती घंटी की आवाज गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर के बाद एक मुस्तैद मुलाजिम दरवाजे में नमूदार हुआ और बोला, जी बेगम साहब, कॉफी। सालिम नजमुद्दीन ने कहा, साथ में कुछ खाने के लिए भी लाना। मुलाजिम के जाने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ तो बेग साहब, जाजी के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? आपने सही कहा था, मैंने कहा। जाजी वाकई एबनॉर्मल किस्म का लड़का है। उसकी बातों से अंदाजा होता है कि वो आप पर बहुत ज्यादा, बल्कि जरूरत से ज्यादा इन्हिसार करता है। उसे कुछ याद नहीं है कि रिवॉल्वर किस तरह चल गया था। उसने मुझे बताया है कि वो उस वक्त सख्त तेज में था और उसे कुछ याद नहीं रहा कि क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे बयान समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि कल उसकी जमानत हो जाएगी। हमने आपका काम और आसान कर दिया है, उसने पुरख्याल लहजे में कहा। मेरा काम? मैं समझा नहीं। इस्तेखासा के जिस अहम गवाहों से हमें खदशा था, तवक्का है कि वो अदालत में हाजिर नहीं होगा। उसकी बात समझने में मुझे चंद सानिये लगे। और खुर्शीद शेरवानी की बात कर रही है ना? मैंने अंदाजा लगाया कि उसने अव्वल खान के जरिए खुर्शीद शेरवानी को गवाही से बाज रखने का इंतजाम कर लिया था। गालिबन आप खुर्शीद शेरवानी की बात कर रही हैं, मैंने कहा। जी हाँ, आप सही समझे। मैं उस शख्स पर मदाखलत बेजा का केस भी बनाना चाहती हूँ। हमारे घर में घुसने और हमारी बहू को उठाकर ले जाने का कोई हक नहीं पहुँचता था। आप इस सिलसिले में मुझे मशवरा दें कि हमें किस किस्म का केस बनाना चाहिए। वो खासी मुंतकिम मिजाज औरत नजर आती थी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैंने कहा। जितनी परेशानी शेरवानी को होगी उतनी ही आपको भी होगी। आपको हर पेशे पर गवाहों समेत हाजिर होना पड़ेगा और अगर शेरवानी साहब हैसियत शख्स हैं तो सजा से बच जाएगा। अदालत सबसे पहले ये जानना चाहेगी कि अगर शेरवानी मदाखलत बेजा का मरतकब हुआ है तो उसका मकसद और मुहर्रिक क्या था। क्या वो वाकई कोई फायदा हासिल करना चाहता था या कोई इंतकामी कार्रवाई करना चाहता था? ठीक है, उसने कहा। फिलहाल इस मामले को हम मुलतवी कर देते हैं।
इतने में एक मॉडर्न लड़की जिसके बाल बॉय कट थे कमरे में दाखिल हुई। वो मुतनासिब जिस्म और दरमियाने कद की पुरकशिश लड़की थी। वो दुपट्टे से बेनियाज चुटकी बजाती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। और सॉरी, मुझे देखकर वो ठिठकी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी बेटी संबुल है, साले नजमुद्दीन ने तारुफ कराया। और बेटी, ये मिर्जा अमजद बेग एडवोकेट हैं। हेलो, उसने बेनियाजी से कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा वकील बनने को बहुत जी चाहता है। मुझे यकीन है कि मैं इस पेशे में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। वो धम से सोफे पर बैठ गई। फिर तो तुम्हें जरूर वकील बनना चाहिए, मैंने उसकी हौसला अफजाई की। ओह, लड़कियों के लिए ये पेशा मुनासिब नहीं है, साले नजमुद्दीन ने कहा। देखी है मैंने बहुत सी वकील लड़कियां अदालत के बरामदों में जूतियां चटखाती फिरती हैं। सुम्बुल ने अपनी मम्मी की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया। फिर मुझसे कहा, आपने ये नहीं पूछा कि मैं कामयाब वकील कैसे बन सकती हूँ? चलो खुद ही बता दो। मैंने कहा, पता है क्या? उसने आंखें घुमाई। मैं झूठ बहुत लाजवाब बोल सकती हूँ। गालिबन उसने वकीलों पर चोट की थी। मैंने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, इसका अंदाजा तो मुझे तुम्हारी बात सुनते ही हो गया था। उसने हैरत से आंखें फैलाई। उसकी मम्मी ने कहका लगाया, बोली, आपने इसे खूब पहचाना। मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। वो अशियाए खोरोनोश से लदी भरी हुई ट्रे हमारे सामने छोड़कर वापस चला गया। साले नजमुद्दीन कॉफी बनाने लगी। मैंने महसूस किया कि संबल शिकायती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। कॉफी की तरह इधर उधर की बातें होती रही। मैंने अंदाजा लगाया कि साले नजमुद्दीन या उसकी बेटी को एजाज की ज्यादा परवाह नहीं थी। जब मैं जाने लगा तो संबुल ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, वो डब्बू का क्या बना? अभी तो थाने पर ही पड़ा है। बेग साहब कहते हैं कि उसकी जमानत कल तक हो जाएगी। वकील साहब कल उसकी जरूर जमानत करा दें। संबुल ने कहा, मुझे उस पर बहुत तरस आता है। उम्मीद है कि कल जमानत हो जाएगी। मैंने कहा। फिर पूछा, बेगम साहिबा, क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहाँ गोलियां लगी थी? उसने इस बात में सर हिलाया और एक खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। एक गोली तो इस शीशे पर लगी थी। उसने एक खिड़की के ऊपर वाले शीशे की तरफ इशारा किया। मैंने पुलिस के जाने के फौरन बाद ही कारीगर को बुलाकर शीशा चेंज करवा लिया था। लेकिन ये पर्दे में सुराख आप देख सकते हैं। उसने पर्दे को फैलाकर सुराख दिखाया। जिस शीशे में गोली लगी थी वो फर्श से तकरीबन 6 फीट ऊंचा था। दूसरी गोली दरवाजे की चौखट पर लगी थी। वहाँ सुराख मौजूद था मगर अंदर गोली नहीं थी। साली नजमुद्दीन मुझे बताया कि पुलिस ने गोली निकाल ली है। उसने मुझे वो जगह भी दिखाई जहाँ सरबत गिरी थी। वहां से खून आलूद कालीन हटा दिया गया था। एजाज ने मुबैना तौर पर अंदरूनी दरवाजे में खड़े होकर गोलियां चलाई थी। उस कमरे का साइज 16 × 20 मालूम होता था। गोलियों की बुलंदी से ये जाहिर होता था कि एजाज ने हवाई फायर नहीं किए थे। मैंने पूछा, फायरिंग के वक्त खुर्शीद शेरवानी कहाँ था? वो बाहर बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़ा था। साले नजमुद्दीन ने जवाब दिया और गोलियों की आवाज सुनकर अंदर आ गया था। यानी वो ऐनी गवाह नहीं है। नहीं, जब वो अंदर आया तो उस वक्त मैं सरवत को संभालने की कोशिश कर रही थी और जाजी रिवॉल्वर हाथ में पकड़े हमारे करीब खड़ा था। उसकी बात में मुझे कुछ गलती महसूस हुई, लेकिन मैं उस वक्त उस गलती की निशानदेही ना कर सका। अगले रोज पुलिस ने एजाज को अदालत में पेश किया और 7 रोज का रिमांड तलब किया। वकील सरकार ने रिमांड के हक में दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिम ने अपनी बीवी पर बिला इरादा कातलाना हमला किया था और पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा मुलजिम का 7 रोज का पुलिस रिमांड दिया जाए। मैंने जमानत के हक में दलाइल देते हुए कहा, जनाबे आली, मुलजिम एक साहिब हैसियत और जाने पहचाने कारोबारी खानदान का फर्द है। इसके रिपोर्ट होने या फरार हो जाने का कोई अंदेशा नहीं है और बाले इरादा कातलाना हमले के इल्जाम में कोई सदाकत नहीं है। मसरूबा मुलजिम की बीवी है और दोनों एक साथ रह रहे थे। अगर मुलजिम उसे कत्ल करना चाहता तो बड़ी आसानी से अपने इरादे को अमली जामा पहना सकता था। घर के अंदर इंसान को बेशुमार मौके हासिल होते हैं। मसलन वो अपनी बीवी को सोते में भी हलाक कर सकता था। जनाबी आली, दर हकीकत मुलजिम को तेज लाया गया था। फिर वक्त मैं उन हालात की तफसील में नहीं जाना चाहता जो तेज का बाइस बने थे। मुलजिम वाक़े के वक्त अपनी बीवी से झगड़े में मसरूफ था और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी था जिसे वो साफ कर रहा था। जिस झगड़े की मैं बात कर रहा हूँ वो मुस्तकिल नौयत का है और पहले भी कई बार हो चुका था। जब पूरी बात सामने आ गई तो आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मुलजिम की बीवी का मुतालबा गैर माकूल और नाकाबिले अमल था। इस मुतालबे की तकरार ने मुलजिम को सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा था। वक़्त वाले रोज मुलजिम ने अपनी बीवी को चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर वो चुप होने के बजाय बस जुबानी पर उतर आई। इस बात से मुलजिम सख्त मुतशिल हुआ और उसने अपनी बीवी को खौफजदा करने के लिए 3 हवाई फायर किए, लेकिन बदकिस्मती से मजरूबा गोली के रास्ते में आ गई और जख्मी हो गई। जनाबे आली, मुलजिम आम हालात में मस्त मलंग किस्म का शख्स है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा एब नॉर्मल भी है। अव्वल तो उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो अपने होश हवास खो बैठता है।
फायरिंग का वाकया महज इसलिए पेश आया कि मुलजिम के हाथ में उस वक्त रिवॉल्वर मौजूद था। उसने इस्तरारी कैफियत में आकर फायरिंग कर डाली थी। ये बात उसके इरादे में शामिल नहीं थी। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम को शख्सी जमानत या जाती मचलके पर रहा करने का हुक्म जारी किया जाए। मजिस्ट्रेट ने एजाज से पूछा, क्यों मियाँ, दौड़ तो नहीं जाओगे? जाजी मजिस्ट्रेट की बात नहीं समझा, दांत निकालते हुए बोला, जी मुश्किल से 1.5-2 फर्लांग दौड़ सकता हूँ। अदालत में मौजूद सब लोग हंसने लगे। मजिस्ट्रेट ने उसे 50,000 के जाती मचलके पर रहा करने का हुक्म जारी कर दिया। साली नजमुद्दीन भतीजे की जमानत पर बहुत खुश थी। उसके हमरा सैफी नामी खुशपोश मौजूद था। उसने सैफी को 50,000 रुपए का पे ऑर्डर बनवाने के लिए भेज दिया और एएसआई से कहा कि वो जाजी की हथकड़ी खोल दे और वही इंतजार करे। बेगम साहब, ये तो खिलाफ कानून होगा, एएसआई ने कहा। वैसे हम इंतजार कर लेते हैं। बेगम नजमुद्दीन ने चंद अफसराने वाला के हवाले दिए, फिर गुस्से से बोली, मुझे सारे कानून आते हैं, जमानत मंजूर हो चुकी है। क्या समझते हो तुम मुझे? मैं 5 मिनट के नोटिस पर 50 लाख रुपए हाजिर कर सकती हूँ। मेरा आदमी 15-20 मिनट के अंदर पे ऑर्डर लेकर पहुंच रहा है और तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा। एएसआई बड़बड़ाया, ऐसा ना हो कि मेरी पेटी उतर जाए। फिर उसने अपने साथी से कहा, खोल दे यार हथकड़ी। बेगम साहब को नाराज नहीं करना अल्लाह मालिक है। उसने जाजी की हथकड़ी खोल दी, फिर बोला, हम इधर ही इंतजार करते हैं। बेगम साहब, मुझे इजाजत है, मैंने कहा। आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी? उसने पूछा। मैं आपके काम से बहुत मुतमईन हूँ, मैं इन टच रहूंगा, मैंने कहा। देखिए पुलिस कब चालान पेश करती है। एक मोमर शख्स जिसने टोपी और सस्ता सा कोट पहन रखा था हमारे करीब आया और जज्बाती लहजे में बोला, बेगम साहिबा, आपने मेरी बेटी पर बड़ा जुल्म किया है। आप बेशक इस दुनिया की अदालत से बच जाएं, लेकिन अल्लाह की अदालत से नहीं बच सकेंगी। और एजाज मियाँ, तुम भी याद रखो, तुम भी इस जुल्म में बराबर के शरीक हो। कबल इसके कि इस मोमर शख्स के बारे में कुछ समझ पाता, साली नजमुद्दीन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उस शख्स की टोपी दूर जा पड़ी। बरामदे में मौजूद हर शख्स घूमकर हमारी तरफ देखने लगा। शट अप यू इडियट, बेगम नजमुद्दीन ने कहा। बेटियों को दौलतमंदों के पीछे लगा देते हैं ताकि बैठे बैठाए दौलत हाथ आ जाए। अपनी बेटी से कह देना कि वह हमारे घर का रुख ना करे, वरना इस दफा वो जिंदा वापस नहीं जाएगी। मोमर शख्स ने अपनी टोपी उठाकर सर पर रखी, एक बार मुड़कर साली नजमुद्दीन की तरफ देखा, फिर चुपचाप एक तरफ चल दिया। सरेआम बेइज्जती पर उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे सालिया नजमुद्दीन की इस हरकत पर गहरा सदमा हुआ। मुझे ही क्या, बरामदे में मौजूद हर शख्स को ये बात बुरी लगी थी। कई लोग गुस्से और नफरत से साले नजमुद्दीन को घूरने लगे थे। बेगम साहिबा, आपको इस मोमर शख्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैंने अपना फर्ज समझते हुए कहा। वकील साहब, आप इन बुजुर्गों की जहनियत नहीं जानते, उसने कहा। ये इस तरह खुश रहते हैं, इंसान को अपनी औकात में रहकर बात करना चाहिए। 2 टके का दर्जी मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया कि वो जाजी की बीवी सरवत का बाप था। अगर वो केस साले नजमुद्दीन का होता तो मैं उसी वक्त उसकी वकालत से दस्तबरदार हो जाता, मगर मामला एक अहमक नौजवान का था जिसे तन आसानी के सिवा किसी बात का होश नहीं था। मैं देख रहा था कि वो अपनी फुप्पी के सामने दम मारने की जुर्रात नहीं कर सकता था, और हकीकत ये थी कि मैं सारे केस के बारे में उलझन का शिकार हो गया था। मुझे नजर आ रहा था कि हकीकत कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद साले नजमुद्दीन ने कहा कि वो अपनी कार में बैठकर इंतजार करेगी, और वहां से चली गई। जाजी का वहां मौजूद रहना जरूरी था क्योंकि उसे अभी जमानत के कागज पर दस्तखत करना थे। वकील साहब, मुझे दोबारा तो यहाँ नहीं आना पड़ेगा ना? उसने पूछा। तुम्हें हर पेशी पर आना पड़ेगा, मैंने कहा। केस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ जमानत हुई है। ओह, आंटी ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। इस मुसीबत से निकलने का एक आसान तरीका है मेरे जहन में, मैंने कहा। अगर कहो तो बताऊं? वकील साहब, जल्दी से बताइए। अगर तुम अपनी बीवी से सुलह कर लो तो अदालत की इजाजत से केस खत्म हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल तरीका है, आंटी कभी नहीं मानेंगी, उसने कहा। और अब सरवत भी सुलह पर राजी नहीं होगी। आंटी ने जो सलूक उसके साथ और उसके बाप के साथ किया है, उसकी वजह से वो कभी सुलह पर राजी नहीं होगी। आंटी को सबके सामने ये हरकत नहीं करना चाहिए थी। वो दिल का बुरा नहीं था, मगर अपनी आंटी से बहुत डरता था। मैं कल तुम्हारी आंटी के बंगले पर गया था, मैंने कहा। बहुत खूबसूरत बंगला है, वहाँ सुम्बुल से भी मुलाकात हुई थी, अच्छी लड़की है। वैसे तुम आंटी के साथ कब से रह रहे हो? आंटी के साथ? उसने हैरानी से कहा। आंटी मेरे साथ रहती हैं, वो मेरा अपना बंगला है। आंटी तो इसलिए वहाँ पर रह रही हैं कि उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास है। उनका अपना अपार्टमेंट क्लेफ्टन के इलाके में है। और तुम्हारा कारोबार क्या है? मैंने पूछा। 3-4 कारोबार हैं हमारे। एक बॉबिन और कॉर्न बनाने की फैक्ट्री है, एक गारमेंट्स फैक्ट्री है, एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, एक्सपोर्ट का काम भी है। डैडी की वफात के बाद सारा काम अंकल चला रहे हैं। बहुत खूब, कारोबार अंकल चला रहे हैं और घर आंटी चला रही हैं। और तुम क्या करते हो?
मैं दफ्तर में बैठता हूँ, उसने जवाब दिया। अभी मुझे काम का पूरा तजुर्बा नहीं है। अच्छा सुनो, इस मसले के बारे में मैं तुम्हारे ससुर से मिलकर बात करूंगा और उन्हें सुलह पर आमादा करने की कोशिश करूंगा। तुम अपनी आंटी या अंकल से इस बात का जिक्र ना करना। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, शादी तुमने अपनी मर्जी से की है, इसे निभाना तुम्हारा फर्ज है। तुम अपनी बीवी को अलग भी रख सकते हो। अगर आंटी को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। आप आंटी सालिया को नहीं जानते, वो गुस्से की बहुत तेज है और वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे उस 200 पाउंड की लाश पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, तुम मर्द हो या ख्वाजा सिरा, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो, अपने फैसले खुद करने की आदत डालो। एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी अपने घर में क्यों नहीं रहती? दरअसल इतने बड़े बंगले का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। ये काम तुम्हारी बीवी भी कर सकती है, उसे मौका दो, उसके अंदर एतमाद पैदा करो। अब तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल है। आंटी ये चाहती है कि किस तरह मेहर की रकम दे बगैर सरवत से मेरी जान छूट जाए। आई सी, ये हक मेहर का फैसला क्या है? तुम्हारी आंटी इस गरीब लड़की को खाली हाथ घर से निकालना चाहती है। मेहर की रकम क्यों नहीं देना चाहती और मेहर की रकम कितनी है? 3 लाख रुपए, उसने जवाब दिया। मैं तो आंटी से कहा था कि मेहर देकर उसका मसला खत्म कर देते हैं, मगर वो नहीं मानती, कहती है कि सरवत को 1 पैसा भी नहीं देंगे। मैंने उससे उसके ससुर का पता पूछकर डायरी में नोट कर लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद खुशपोश शख्स पे ऑर्डर बनवा कर ले आया और जाजी अपनी आंटी के साथ रुखसत हो गया। सरवत मेडिकेयर सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज थी। उसका बाप, जिसका नाम जाजी ने साबिर अली बताया था, अपने कुछ अजीजों के हमरा वार्ड में मौजूद था। मैंने उसे सलाम किया और अपना तारुफ कराया। वो कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला, आप बहुत अच्छी वकालत करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी सोच लिया करें कि कहीं आपकी वकालत से बेगुनाहों की हक तलफी तो नहीं हो रही। मैं यही सोचकर आया हूँ, मैंने कहा। अब आप मुझे तस्वीर का दूसरा रुख बताएं। दूसरा रुख यह है कि मेरी बेटी पर साले बेगम ने हमला किया था। उसने इंकशाफ किया, गोली उसने चलाई थी, लेकिन वह एजाज कठेरे में खड़ा था। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी बात सुनते ही मेरे जहन में कई बातें क्लिक हो गई। मसलन जाजी ने गोली चलने के जिक्र में कहा था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। साले नजमुद्दीन ने पहले यह कहा था कि जब गोलियां चलने की आवाज आई तो उस वक्त वो बाहर खड़ी खुर्शीद शेरवानी से बातें कर रही थी। दूसरी मर्तबा बंगले में मुलाकात के दौरान उसने कहा था कि जब खुर्शीद शेरवानी अंदर आया तो वो सरवत को संभालने की कोशिश कर रही थी और जाजी रिवॉल्वर हाथ में पकड़े उनकी करीब खड़ा था। जाजी ने 2-3 बार ये जुमला कहा था कि आंटी ने अजीब चक्कर में फंसा दिया। गोया उसने जो कुछ मुझे बताया था वो भी रटा हुआ बयान था। साबिर साहब, फिर तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कहा, एक बेगुनाह शख्स की जमानत ही कराई है, लेकिन कसूरवार तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मुजरिमों को पकड़ना पुलिस का काम है। आपने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? मेरे पास रिश्वत में देने के लिए कुछ नहीं। पुलिस तो उसी का साथ देती है जिसके पास दौलत हो। सरवत ने पुलिस को क्या बयान दिया है? उसे थोड़ी देर के लिए होश आया था। उसने यही कहा था कि गोलियां साले बेगम ने चलाई थी। इंस्पेक्टर ने एक कागज पर उसका अंगूठा लगवाया और वापस चला गया। अल्लाह जाने उसने थाने में जाकर उस कागज पर क्या लिखा था। सरवत की तबीयत अब कैसी है? मैंने पूछा। क्या वो बयान देने के काबिल है? ये बात तो डॉक्टर ही बता सकता है। हमें उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। मैं अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर के पास गया और अपना कार्ड उसके हाथ में देने के बाद कहा, आपके अस्पताल में सरवत एजाज नामी एक जख्मी औरत जेर इलाज है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसने टेलीफोन पर किसी जूनियर डॉक्टर से बात की, फिर बोला, मरीजा बयान देने के काबिल नहीं है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, आप कल किसी वक्त आ जाएं। डॉक्टर साहब, ये मामला बहुत सीरियस है। मैंने कहा, सरवत रिवॉल्वर की गोली से जख्मी हुई है और मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस ने उसकी तरफ जो बयान मंसूब किया है वो सरासर झूठा है। जिस फर्द ने लड़की पर फायर किया था, पुलिस ने उसका नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया और उसकी जगह पर एक बेगुनाह शख्स को फायरिंग का मुलजिम करार दिया है। अगर जख्मी की हालत तशवीशनाक है तो उसका बयान उसी वक्त हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुलाएं ताकि वो आपके सामने सरवत एजाज का बयान रिकॉर्ड करें। देखिए वकील साहब, जिस वक्त ये जख्मी औरत हमारे पास लाई गई थी, हमने उसे वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर ने कहा, वो यहाँ आए थे और जख्मी का बयान रिकॉर्ड करके चले गए थे। अगर उन्होंने अपनी कार्रवाई में कोई हेरा फेरी की तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके फराइज का हिस्सा है। मैंने कहा, बहरहाल अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। उसने फ़ोन का रुख मेरी तरफ कर दिया। आप बाखुशी फ़ोन कर सकते हैं। मैंने थाने का नंबर मिलाया और एसएचओ से बात करने के लिए कहा। इत्तेफाक से एसएचओ अपनी सीट पर मौजूद था। चौधरी साहब, मैं एमए बेग एडवोकेट बोल रहा हूँ। मैं इसी वक्त मेडिकेयर सेंटर में हूँ। यहाँ कल सरवत एजाज नामी एक जख्मी औरत लाई गई थी। मुझे पता चला है कि आपने उसका बयान सही तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया।
آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ उसने तहकमाना लहजे में कहा। और आपका इस मामले से क्या ताल्लुक है? चौधरी साहब, ये बात मुझे सरवत एजाज के बाप ने बताई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप फौरन यहाँ तशरीफ लाएं और वो मोतबर गवाहों के सामने सरवत एजाज का बयान नोट करें। जनाब एडवोकेट साहब, हम इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, अगर फुर्सत मिली तो आ जाएंगे। इंचार्ज साहब, मैं आधा घंटा आपका इंतजार करूंगा। अगर आप तशरीफ ना लाए तो मैं प्रेस के नुमाइंदों को बुलाकर सारी सूरत हाल उनके सामने रख दूंगा। कल आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट सफ़े अव्वल पर मौजूद होगी। हजूर, आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसने कहा। आपने अपना नाम क्या बताया है? M.A. बेग, यानी मिर्जा अमजद बेग। उसने हैरानी से कहा। बेग साहब, आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? आप ही कल थाने में आए थे ना? हजूर, आप तो बेगम नजमुद्दीन के वकील हैं। मैं उनके भतीजे एजाज उर्फ जाजी का वकील हूँ। जी हाँ, मेरा भी यही मतलब था। हजूरे वाला, वकील तो आप मुखालिफ पार्टी से जरा बचकर रहना चाहिए। आप ऐसा करें कि थाने तशरीफ ले आए, मैं आपको सारी बात समझा दूंगा, अखबारों के चक्कर में ना पड़े। इंचार्ज साहब, मैं सारी बात समझ चुका हूँ। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है, उसका बयान आज ही रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए। और ये भी सुनने में प्रेस के नुमाइंदों के अलावा SDM को भी यहाँ बुलाऊंगा। मामला क्या है हजूर? क्या आपकी बेगम नजमुद्दीन से अनबन हो गई है? चौधरी साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। ऐसे जो तकरीबन 20 मिनट में अस्पताल पहुंच गया। इस इस्लामे में अस्पताल के इंचार्ज को सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर चुका था। हम डॉक्टर की मायत में सरवत एजाज के कमरे में पहुंच गए। वो नीम जान बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा नकाहत और खून की कमी के बायस सफेद हो रहा था। उसके नकूश बता रहे थे कि वह एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने अपना और इंस्पेक्टर का तारुफ कराया और कहा कि हम उसका बयान लेना चाहते हैं। डॉक्टर ने नरमी से कहा। सरवत बीबी, ये बताओ कि तुम पर गोली किसने चलाई थी? उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मेरे शोहर की फूफी सालिया बेगम ने। उसने ये हरकत क्यों की? क्या तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ था? SHO ने पूछा। मैं अपने शोहर के साथ बातें कर रही थी, सरवत ने अटक अटक कर कहा। आंटी सालिया ये समझी कि मैं उसकी बुराइयां कर रही हूँ। वो गुस्से में मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो रिवॉल्वर निकाल कर लाई और मुझे फौरन बंगले से निकल जाने का हुक्म दिया। मैंने कहा अगर मेरा शोहर कहेगा तो मैं चली जाऊंगी। वो गुस्से में आ गई और मुझे शूट करने की धमकी दी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। एक गोली मेरे पेट में लगी और मैं वहीं गिर गई। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मेरे इसरार पर इंस्पेक्टर ने वहीं पर यह बयान लिखा, चंद गवाहों के सामने सरवत एजाज को सुनाया और उसके दस्तखत ले लिए। 2 डॉक्टर ने बातों गवाह दस्तखत कर दिए। बेग साहब, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ, SHO ने कमरे से बाहर आने के बाद कहा। इससे पहले हमने मजरूबा का बयान नहीं लिया था। कल हम इसका बयान लेने आए थे, मगर वो होश में नहीं थी। तो फिर आपने एजाज को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया था? 2 ऐनी शहादतों की बुनियाद पर उसके खिलाफ 2 अफराद ने गवाही दी थी। एक गवाह का नाम खुर्शीद शेरवानी और दूसरी का नाम सालिया नजमुद्दीन है। और खुद मुलजिम ने भी इकबाल जुर्म कर लिया था। अब देखना यह है कि असल मुजरिम कौन है। क्या आपको सरवत के बयान पर यकीन नहीं है? मैंने पूछा। SHO ने नफई में सर हिलाया, बोला नहीं, मुझे यकीन नहीं है। यह बयान झूठा भी हो सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि सरवत एजाज और सालिया नजमुद्दीन के दरमियान गबात पाया जाता है। इसलिए मुमकिन है कि सरवत ने साली बेगम से इंतकाम लेने और अपने शोहर की हमदर्दियां हासिल करने के लिए यह बयान दिया हो। मुझे एजाज का कहा हुआ एक जुमला याद आ गया। उसने कहा था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। ये जुमला उसी सूरत में कहा जा सकता है जब रिवॉल्वर किसी और के हाथ में हो। इसका मतलब यह था कि जब सालिया बेगम ने गोलियां चलाई थी तो उस वक्त एजाज अपनी बीवी के आसपास मौजूद था। नहीं जनाब, मैंने कहा, मेरे पास इस बात का यकीनी सबूत मौजूद है कि गोलियां सालिया बेगम ने चलाई थी, लेकिन ये सबूत मैं अदालत में पेश करूंगा। अब आप अपनी कार्रवाई करें। उसने गहरी नजर से मुझे घूरा, बोला, मैं आपको और आपके सबूतों को अच्छी तरह जानता हूँ। बात खत्म करते वो तेजी से रुखसत हो गया। सरवत का बाप साबिर अली, जो कुछ फासले पर खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, मेरे करीब आकर बोला, माफ करें वकील साहब, मैं आपको समझ नहीं सका। आप सालिया बेगम के वकील भी हैं और उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। साबिर साहब, वकालत से मैं रोजी जरूर कमाता हूँ, मगर अपना ज़मीर नहीं बेचता। मैंने कहा, मैं झूठों की वकालत नहीं करता। आपके दामाद के बारे में मेरा अंदाजा था कि वो बेगुनाह है, इसलिए मैंने उसकी वकालत की। अब सूरत हाल बदल चुकी है। मुझे यकीन है कि अब सालिया बेगम मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करेंगी। एजाज बहुत सीधा लड़का है, उसने कहा। वो इस औरत के चक्कर से कभी नहीं निकल सकता। ये इतनी नामुमकिन बात भी नहीं है। मैंने कहा, एजाज अपने सारे डील डोल के बावजूद ज़हनी तौर पर एक बच्चा है। उसे किसी सरपरस्त की जरूरत है। वो तन्हा अपने मामला नहीं संभाल सकता। वकील साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है, उसने तामुल करते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी का केस अपने हाथ में ले लें। जैसा कि आपने कहा, उधर से तो आपकी बात खत्म हो ही चुकी है। वैसे तो ये पुलिस केस है, आपको अलग वकील करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। अगर आप फीस बर्दाश्त कर सकते हैं तो कल मेरे दफ्तर में आ जाएं। मैंने उसे काट दिया और रुखसत हो गया। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। कोई शख्स बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से मेरे दफ्तर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और सुबह के खुशगवार लहजे में सलाम करने के बाद अपना नाम बताया। उसके साथ ही सीटी से मिलती जुलती एक नस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई, साथ ही गालियों और धमकियों का तूफान भी। मैंने आवाज पहचान ली और खामोशी से सुनता रहा। आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन थी, यानी सालिया नजमुद्दीन। 3-4 मिनट तक मुसलसल बोलने के बाद उसे ख्याल आया कि शायद मैंने फोन बंद कर दिया है। हेलो हेलो, उसने कदरे रुक रुक कर कहा। क्या मर गए हो? अभी जिंदा हूँ, मैंने कहा। अगर मर जाता तो एक खूबसूरत औरत के बदसूरत कलमात से महरूम रह जाता। मेरे मजाक ने उसके गुस्से को चिंगारी दिखाई। बोली, शट अप यू इडियट। मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, आप घर से बोल रही हैं या थाने से? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारे जैसे पॉकेट साइज वकील मेरे पर्स में पड़े रहते हैं। माई प्लेजर, मैंने कहा। बाशर्त आप छोटे पर्स की बात कर रही हैं। डोंट वेरी, आई विल फिक्स यू अप। यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, बाय द वे, जाजी के फादर इन लॉ ने अपनी बेटी के लिए मुझे वकील मुकर्रर किया है। फादर इन लॉ माई फुट। उसका क्रोच तो मैं जूते तले मसल डालूंगी। जब उसके पास अंग्रेजी और उर्दू गालियों का स्टॉक खत्म हो गया तो उसने फोन बंद कर दिया। गालिबन वो बंगले से बोल रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। दोपहर के बाद परेशान हाल साबिर अली मेरे दफ्तर में आया। उसने बताया कि पुलिस रात भर उसे और उसकी बेटी को परेशान करती रही थी। वो ये चाहते हैं कि हम सुलह कर लें। उसने कहा, रात को साली बेगम भी आई थी और 1 घंटा अस्पताल में मौजूद रही थी। उसने हमें धमकी दी है कि अगर हम सुलह करने और केस खत्म करने पर राजी ना हुए तो वो इंतकामी कार्रवाई करेगी। पुलिस रात को 3 दफा आई थी। इन धमकियों की वजह से सरवत को रात भर नींद नहीं आई और अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने सूरत हाल पर गौर किया और फिर कहा, अब अगर पुलिस या साली बेगम आपके पास आए तो आप सुलह पर आमदगी जाहिर कर दें और कहें कि कार्रवाई फ्रकैन के विकला की मौजूदगी में होगी। बाकी मामलों में खुद संभाल लूंगा। बेग साहब, हम सुलह के लिए तो तैयार है, मगर साली बेगम की नीयत ठीक नहीं लगती। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती हैं। मैं सारी बात समझ रहा हूँ, मैंने कहा। धोखेबाज के साथ थोड़ा सा दावपेच खेलना पड़ता है। आप उन्हें मेरे हवाले कर देंगे तो मैं आपको परेशान करना छोड़ देंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसने कहा, ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। मैंने उसे फीस बताई, वकालतनामा साइन करवाया और रुखसत कर दिया। अगले रोज मुझे पता चला कि साले नजमुद्दीन ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली है। जाहिर है कि ये काम पुलिस की मदद से हुआ था। मैंने सरवत एजाज की तरफ से एक दरख्वास्त अदालत में दाखिल की जिसमें यह बयान किया कि उस पर यानी सरवत एजाज पर साले नजमुद्दीन ने कातिलाना हमला किया था, लेकिन पुलिस जानबदारी से काम लेते हुए मुलजिमा का तहफ्फुज़ फराहम कर रही है और मुकदमे का चालान पेश करने में दास्ता ताखिर कर रही है। आखिर में इस तरह की सालिया नजमुद्दीन की जमानत मंसूख की जाए और पुलिस को जल्द अज जल्द चालान पेश करने की हिदायत की जाए। शाम के वक्त मैंने अपनी सेक्रेटरी के जरिए जाजी को फोन किया और राब्ता मिलने के बाद अपना तारुफ कराया। मुझे डर था कि अगर उसके ड्राइकोला आंटी उसके पास मौजूद हुई तो उससे बातचीत नहीं हो सकेगी, लेकिन खुशकिस्मती से वो उस वक्त शॉपिंग करने गई हुई थी। जाजी मियाँ, गौर से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। तुम कल किसी वक्त मेरे दफ्तर में मुझसे मिलो और अपने पड़ोसी खुर्शीद शेरवानी को भी साथ लेकर आना। मैं नहीं आ सकता, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। आंटी ने आपसे मिलने से मना कर दिया है। बरखुरदार, तुम्हारी आंटी ये चाहती है कि तुम्हारी बकिया जिंदगी जेल में झाड़ू देते हुए गुजरे। वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती हैं। आंटी को ये बात बताने की जरूरत नहीं, मौका देखकर आ जाना खामोशी से। मैं सुबह 9 से 6 बजे तक शाम दफ्तर में होता हूँ। अगर मैं अदालत में हुआ तो मेरी सेक्रेटरी इस्तकबाल के लिए मौजूद होगी। और सुनो, खुर्शीद शेरवानी को जरूर साथ लाना, बहुत अहम मामला है। उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा और मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा। अगले रोज ठीक 2:30 बजे वो हाँफता हुआ मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। उसके हमरा एक अधेड़ उम्र शख्स भी था। मस्कुरा शख्स ने सिया चश्मा लगा रखा था। उसका रंग गोरा और पेशानी कुशादा थी। वो एक मतनतबा बिजनेस एग्जीक्यूटिव मालूम होता था। रस्मी कलमात के बाद जाजी ने बताया कि वो आंटी सालिया के सोने का वक्त था, इसलिए उसे निकलने का मौका मिल गया। चश्मे वाला शख्स खुर्शीद शेरवानी था। उसके कारोबार का जिक्र करना मुनासिब ना होगा। जाजी, तुमने झूठ क्यों बोला था? मैंने कहा, तुम्हारी बीवी ने बताया है कि फायर आंटी सालिया ने किए थे। आंटी ने मुझसे यही कहा था, उसने सादगी से जवाब दिया। अगर सरवत मर जाती तो तुम फांसी पर चढ़ जाते। मैंने कदर सख्त लहजे में कहा, खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारा केस मेरे हाथ में आ गया। अगर तुम किसी मौका पर वकील के हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हारी आंटी से पैसे लेकर तुम्हें जेल भिजवा देता। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि तुमने इतना बड़ा जुर्म अपने सर ले लिया। वकील साहब, ये बहुत सीधा नौजवान है, खुर्शीद शेरवानी ने कहा। दुनिया के मकरो फरेब के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने जाजी से कहा, तुम मुझे ये बताओ कि असल वाकया क्या पेश आया था।
बात कुछ भी नहीं थी, उसने जवाब दिया। सरवत मेरे साथ बातें कर रही थी, आंटी शायद छुपकर सुन रही थी। वो गुस्से में आ गई और सरवत को बुरा भला कहने लगी। सरवत भी आगे से बोल पड़ी, हालांकि मैंने उसे मना भी किया था कि वो आंटी के सामने ना बोला करे। इस बात पर आंटी भड़क उठी और रिवॉल्वर निकाल लाई। मैं सरवत को खींचकर ड्राइंग रूम की तरफ ले गया। आंटी हमारे पीछे पीछे थी और सरवत को बंगले से निकलने का हुक्म दे रही थी। सरवत भी बोलती जा रही थी। अचानक वो आंटी के सामने आ गई और उन्हें चैलेंज करने लगी। अगर उनमें हिम्मत है ना चलाएं गोली। ये बात आंटी के लिए चैलेंज बन गई। उन्होंने दगा 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 3 गोलियां दाग दी और जब मैंने सरवत को गिरते और उसकी कमीज को खून सुर्ख होते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। आंटी फिर घबरा गई। उन्होंने रिवॉल्वर मुझे पकड़ा दिया और सरवत को उठाने की कोशिश करने लगी। इतने में शेरवानी साहब अंदर पहुंच गए। उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। जब मैंने इसके हाथ में रिवॉल्वर देखा तो मैं यही समझा कि गोलियां इसी ने चलाई हैं, शेरवानी ने कहा, और तभी तौर पर मैंने पुलिस को भी यही बयान दिया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोई दूसरी बात सामने नहीं आई तो मैं अपने बयान के बारे में मुतमईन हो गया। मुझे क्या मालूम था कि इसने खुद ही अपनी गर्दन फंदे में डाल दी है। शेरवानी साहब, जब ये फायरिंग का वाकया पेश आया तो आप कहाँ थे? मैं उस वक्त दफ्तर जाने के लिए अपनी कार में घर से निकल रहा था। फायरिंग की आवाज के साथ ही उसकी मुलाजमत चीखती हुई बाहर आई और मदद के लिए लोगों को आवाज देने लगी। मैंने अपनी कार इनके गेट के सामने रोकी और भागकर अंदर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में वही सीन था जो जाजी ने बताया है। उसकी बीवी कालीन पर पड़ी थी, उसकी आंटी उसके करीब झुकी हुई थी और ये रिवॉल्वर हाथ में पकड़े खड़ा था। मैंने सरवत के जख्म पर जल्दी से कपड़ा लपेटा और उसे अपनी कार में डालकर अस्पताल ले गया। मेरी बीवी और बेटी रुबीना, जो शोर सुनकर बाहर आ गई थी, सरवत के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। उनके घर का कोई फर्द आपके साथ नहीं गया? मैंने पूछा। नहीं, उनके घर से किसी ने मेरे साथ जाने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मुमकिन है कि सानिया बेगम जूते ढूंढने में लगी हों या बाहर निकलने से पहले उन्हें चेहरे पर पफिंग और टचिंग करने का ख्याल आ गया हो, मगर इस वक्त रुकना खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने जायज से पूछा, तुम्हारे अंकल यानी आंटी सालिया की शौहर कहाँ है? वो मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। आंटी की उनसे फोन पर बात हो गई है। वो कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंटी ने सरवत के बाप से सुलह की बात की है? हाँ, उन्होंने मेरे साथ बात की थी। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी हरकत पर कुछ अफसोस हुआ है। ये बात नहीं है, मैंने कहा। पहले तुम्हारी गर्दन में फंदे थे, अब उनकी गर्दन में है। वो सिर्फ केस खत्म करने के लिए ये सब कुछ करना चाहती हैं। इन्हें ना तुमसे कोई हमदर्दी है और ना ही तुम्हारी बीवी से। और एक और बात सुनो, वो जरा गौर से सुनो। पहले इल्जाम तुम पर था, पुलिस ने तुमको फौरन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब यही इल्जाम तुम्हारी आंटी पर आया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि सूरत हाल दोनों मर्तबा यकसा थी। पुलिस ने तुम्हारी आंटी को जमानत कबल अज गिरफ्तारी का मौका दिया, मगर तुम्हें ये मौका नहीं दिया। अगर वो चाहते तो तुम्हें मफरूर करार दे सकते थे या ये बहाना कर सकते थे कि तुम बंगले पर नहीं मिले। 1-2 रोज की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इसना में तुम जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा लेते और हवालात की हवा खाने से बच जाते। ये काम तुम्हारी आंटी के हाथ में था। वो पुलिस को रिश्वत देकर वापस भेज सकती थी, जिस तरह उन्होंने अपने मामले में किया, लेकिन तुम्हारे मामले में उन्होंने दास्ता ऐसा नहीं किया। वो तुम्हें हवालात की हवा खिलाना चाहती थी। और सुनो, अगर तो उनका बस चलता तो वो तुम्हें जेल भिजवा देती। जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी, एन उस वक्त अव्वल खान मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने गुज़श्ता रोज की तरह सफेद चादर ओढ़ रखी थी और सीधा अंदर घुसता चला आया। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब, हमको पहचाना? हम अव्वल खान है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा, पहचाना क्यों नहीं? तुम तो वैसे भी लाखों में एक हो। सब खैर है ना? सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा फजल है। खैर वकील साहब, इस दिन तुमने हमारा दोस्त का केस नहीं लिया, हमारा दिल बहुत खफा हो गया है। अव्वल खान, बात यह है कि मैं इस किस्म के केस नहीं लेता। ओ यारा, सीधा बात करो, तुम हमको डाकू समझता है, इसलिए हमारा केस नहीं लेता। ईमान से हम इनकार नहीं करता, हम डाकू है, लूट मार करता है, लेकिन इस शहर में हमसे भी बड़ा बड़ा डाकू रहता है, लेकिन मैं अपने आप को शरीफ आदमी बोलता है। वो बीबी याद है जो तुमको उस दिन उधर बैठा था उस कुर्सी में? वो हमको इस बंगले पर ले गया, बोला अव्वल खान एक लड़की को खत्म करना है, हम तो को 10,000 रुपया देगा, उस लड़की को खत्म करो और 10,000 रुपये ले जाओ। यारा वकील साहब, हम उस औरत को देखता था, उसका बंगला मंगला देखता था और अव्वल में सोचता था कि हम बड़ा डाकू है या ये बड़ा डाकू है। खुर्शीद शेरवानी और एजाज दिलचस्पी से अव्वल खान की बात सुन रहे थे। तुमने उस बीबी का केस लिया मगर हमारा केस नहीं लिया। अव्वल खान ने मजीद कहा, हमारा दिल बहुत खफा हो गया। अव्वल खान, मैंने उस बीबी का केस नहीं लिया। मैंने कहा, ये उसका भतीजा बैठा है, इससे पूछ लो, तुम ठीक कहते हो, वो बीबी बड़ी डाकू है। मैंने जाजी की तरफ देखा। सुन रहे हो जाजी? जाजी की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी और बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आंटी ऐसी हरकत भी कर सकती है। अव्वल खान, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। तुमने उस बीबी से बात पक्की की या नहीं? वकील साहब, हम झूठ नहीं बोलेगा, अव्वल खान ने जवाब दिया।
हमने एक आदमी को उस काम के लिए तैयार किया और बीवी से बोला कि हमको लड़की का पता मता दो, लेकिन उसने एक और 1000 रुपया दे दिया। बोला ये 1000 रुपया रखो और जाओ, हमने इरादा तब्दील कर लिया है। अव्वल खान, वो लड़की इस शख्स की बीवी है, मैंने कहा, और अस्पताल में जख्मी पड़ी है। जाजी दम्बा खुद अव्वल खान को घूर रहा था। फिर उसने अव्वल खान से अपने बंगले और अपनी आंटी के बारे में चंद सवालात किए। अव्वल खान के जवाबात से उसे यकीन हो गया कि आंटी सालिया ने वाकई उस शख्स के जरिए उसकी बीवी को कत्ल करवाने का मकसद किया था। जाजी मियाँ, अब तुम्हारी आंखें खुल जाना चाहिए, मैंने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अभी भी पूरी बात नहीं समझे। पहले तुम्हारी आंटी ने सरवत को खत्म करवाने का फैसला इसलिए लिया था कि उसकी मौत से तुम्हारे गले पे पड़ने वाला फंदा मजीद टाइट हो जाता और वो आसानी से तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लेती। लेकिन जब फंदा उनकी तरफ मुंतकिल हो गया तो उन्होंने अपना फैसला फौरन बदल दिया। बात उसकी समझ में आ गई, वो फिक्रमंद दिखाई देने लगा। एक तवील वक्फे के बाद उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? जाजी मियाँ, आजकल बड़ी होशियारी से चलना पड़ता है। तुम्हारे जैसे सीधे आदमी को लोग केक का टुकड़ा समझते हैं। अगर तुमने अब भी आंखें ना खोली तो किसी न किसी दिन आंटी सालिया के जाल में फंस जाओगे। तुम्हारा ससुर मुखलिस आदमी है, उससे ताल्लुक कायम रखो, वो तुम्हारे मफादात की हिफाजत कर सकता है। वो मेरे पास आया था, मैंने तुम्हारी बीवी का केस अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम बताओ कि तुम हमारे साथ ताउन कर सकते हो या नहीं। वो कुछ देर तक परेशानी का शिकार रहा, फिर उसने हमारा साथ देने का वादा कर लिया। अव्वल खान, हमें तुम्हारी गवाही की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा। क्या ख्याल है, गवाही दोगे? खर्चा वर्चा मिलेगा तो जरूर गवाही देगा, उसने कहा। मैंने जायज से बात करके उसे खर्चा देने का वादा कर लिया। खुर्शीद शेरवानी में गवाही देने के लिए तैयार था। इससे कबल उसने पुलिस को जो गवाही दी थी वो बाज़ाहिर जाजी के खिलाफ जाती थी, लेकिन वो वजाहत तलब गवाही थी। उसने जाजी के हाथ में रिवॉल्वर देखा था और अपने बयान में भी यही कहा था। उसने जाजी को फायर करते हुए नहीं देखा था। पुलिस ने उसके बयान और साले नजमुद्दीन के बयान की बिना पर जाजी को मुलजिम करार दिया था। अब साले नजमुद्दीन के पास अपने बयान के सिवा कोई तायदी शहादत मौजूद नहीं थी। छठे या सातवें रोज सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। सरवत एजाज ने जख्म की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि साबिर अली के हमला जाकर डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। डॉक्टर ने यह बात वजाहत से लिख दी कि सरवत की मौत गोली के जख्म की वजह से वाक़ हुई थी। शहादत की रोशनी में और मकतूला के अपने बयान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस साले नजमुद्दीन को गिरफ्तार करने पर मजबूर थी, लेकिन चूंकि साले नजमुद्दीन उन्हें रिश्वत खिला चुकी थी, इसलिए उन्होंने जाजी को भी हिरासत में ले लिया और दोनों को एक साथ अदालत में पेश करके 7 रोज का रिमांड ले लिया। मैं थाने में जाय से मिला और उसे तसल्ली दी, मगर वो सख्त घबराया हुआ था। उसने बताया कि आंटी सालिया उसे मुख्तलिफ तरीकों से इकबाल जुर्म पर आमादा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे कहा कि वो एक लम्हे के लिए भी ऐसी गलती ना करे, वरना मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। तन आसानी की जिंदगी गुजारने वाले उस नौजवान के लिए हवालात एक जहन्नुम से कम न थी, लेकिन वो इस जहन्नुम को बर्दाश्त करने पर मजबूर था। वो मेरी हिदायत के मुताबिक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। अब उसके ऊपर और साले नजमुद्दीन के माबेन वाज़ेह दुश्मनी की सूरत पैदा हो गई थी। जाजी ने आंटी को और आंटी ने जाजी को कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था। पुलिस ने 7 रोज के बाद दोनों को अदालत में पेश किया और मजीद 7 रोज का रिमांड ले लिया। इस दौरान जाजी ने मेरी हिदायत पर और मेरे जरिए अपने अंकल नजमुद्दीन को कारोबार और बंगले के सिलसिले में कुछ नोटिस भी जारी कर दिए, लेकिन ये एक अलग कहानी है, इसके जिक्र की यहाँ गुंजाइश नहीं है। पुलिस ने तकरीबन 1.5 महीने बाद मुकदमे का चालान पेश किया और दोनों को सरवत के कत्ल में मुलव्विस करार दिया। जाजी ने 15 दिन हवालात में गुजारे थे और तकरीबन 1 महीने से अदालती रिमांड पर जेल में बंद था। तीसरे महीने के शुरू में अदालत ने दोनों को जाती मचलकों पर रहा कर दिया। जब वो जेल से बाहर आया तो उसका वजन कम से कम 50 पाउंड कम हो चुका था और वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। मैं खुर्शीद शेरवानी और साबिर अली के हमरा उसे जेल से रहा करवाने गया था। मेरा ख्याल है कि जेल उसके लिए रहमत साबित हुई थी। उसका ज़हनी खुमार छुट गया था और वह बेहतर अंदाज में सोचने और फैसले करने के काबिल हो गया था। इत्तेफाक की बात यह है कि साले नजमुद्दीन की रहाई में कुछ ताखिर हो गई। जाजी हमें साथ लेकर सीधा बंगले पर पहुंचा। उस वक्त बंगले में मुलाजमों के अलावा जाजी की मोहम्मद नानी और उसकी कजन सुंबल थी। नजमुद्दीन अपनी बीवी को लेने जेल गया हुआ था। मैंने कार गेट के सामने रोकी और हॉर्न बजाया। चौकीदार ने गेट के ऊपर से बाहर देखा और जाजी को पहचानने के बाद बोला, साहब आपको इंतजार करना पड़ेगा, बड़े साहब का हुक्म है कि उनके आने तक गेट ना खोला जाए। मैं मजबूर हूँ साहब। मैंने देखा जाजी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने ससुर साबिर अली से कहा, अंकल आप साथ वाले बंगले से कर्नल साहब को बुलाएं, कर्नल मुनीर उनका नाम है। अगर वो खुद घर पर ना हो तो उनके बेटे अजीज को बुलाएं। और बेग साहब मैं गेट खोलता हूँ, आप गाड़ी स्टार्ट रखें। कबल उसके हम उससे कुछ कहते वो बंगले की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और फौरन एक थप्पड़ की आवाज सुनाई दी और गेट खुल गया और मैं गाड़ी अंदर ले गया।
अधेड़ उमर चौकीदार गाल चलाते हुए जाजी की मिन्नत समाजत कर रहा था और कह रहा था कि उसकी नौकरी का मामला था, बेगम साहब उसे नौकरी से निकाल देंगी वगैरह वगैरह। गेट खोलने के बाद जाजी दोबारा उसकी तरफ मुड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोला, नमक हराम कमीने, तुम्हें मेरे डैडी ने मुलाजिम रखा था, ये बंगला मेरा है। आज के बाद कोई बेगम बेगम इस बंगले में कदम नहीं रख सकती। नौकरी पर वही रहेगा जिसको मैं रखूंगा। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म है। जलील बुढ़े मालिक पर घर का दरवाजा बंद करता है। शोर सुनकर सुंबल और मुलाजिम बाहर निकल आए। जाजी, ये क्या हो रहा है? सुंबल ने तहकमाना लहजे में कहा। चौकीदार ठीक कहता है, इसे डैडी ने। शट अप! जाजी सख्त लहजे में था। तुम भी निकलो यहाँ से, तुम लोगों ने मुझे गधा समझ रखा है। आई सी गेट आउट। ये तुम्हारे बाप का बंगला नहीं है, बहुत हो चुकी अय्याशी। जाजी का वो लहजा सुंबल के लिए कतई गैर मुतवक्का था। वो घबराकर पीछे हट गई। बेग साहब, आप अंदर जाकर पुलिस को फोन करें, जाजी ने कहा। ये लोग मेरे बंगले पर कब्जा जमाने के ख्वाब देख रहे हैं, मैं सबको बंद करवा दूंगा, उन्होंने समझ कर रखा है। इतने में साबिर अली कर्नल मुनीर के हमरा वापस आ गया और वो 6 फीट का एक खुश शक्ल और सेहतमंद शख्स था। वो भवें सुकेड़कर सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगा। जाजी ने कर्नल मुनीर से हाथ मिलाया और रस्मी कलमात के बाद बोला, कर्नल साहब, आप मेरे वालिद के दोस्त हैं और मुझे भी पहचानते हैं कि मेरे वकील मिर्जा अमजद बेग और ये शेरवानी साहब हैं। कर्नल मुनीर ने मेरे और शेरवानी के साथ हाथ मिलाया। शेरवानी साहब को अच्छी तरह जानता हूँ, ये हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मामला क्या है? कर्नल साहब, आंटी साले ने मुझे कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। मैं अभी जमानत पर रहा हुआ हूँ। मैं इन लोगों को एक मिनट के लिए भी अपने बंगले में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस चौकीदार की दीदा दलील देखें कि ये बंगले का गेट खोलने पर राजी नहीं था। कहता है कि बड़े साहब ने मना किया है। कर्नल मुनीर ने चौकीदार को घूरा। ओए, तुम्हें पता नहीं कि ये बंगला एजाज साहब का है? चलो माफी मांगो। चौकीदार ने हाथ जोड़ दिए। साहब, भूल हो गई है, मुझे माफ कर दें। जाजी ने हमें ड्राइंग रूम में लेकर जा बिठाया और तमाम मुलाजिमों को बरामदे में इकट्ठा करके कहा, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। आज से तुम सब मेरे मुलाजिम हो। मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। यहाँ कोई बेगम साहब या बड़ा साहब नहीं रहेगा। ये मेरा बंगला है, मैं उसका मालिक हूँ। अगर किसी को मेरी मुलाजमत मंजूर नहीं तो वो 1 मिनट के अंदर गेट से बाहर निकल जाए। किसी मुलाजिम ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। जाजी ने बात जारी रखते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों में से कोई भी मुलाजमत नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो, मैं किसी नमक हराम को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूंगा, ठीक है? सबने इस्बात में जवाब दिया। वेरी गुड, जाजी ने कहा। आज से मैं तुम सबकी तनख्वाह में 50-50 रुपए का इजाफा करता हूँ। मुलाजमों के चेहरे पर रौनक आ गई। चौकीदार, तुम गेट पर जाओ और मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देना। सुंबल हैरत और परेशानी के साथ ये सब कुछ देख रही थी। जाजी ने 2 मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो आंटी साले का सारा सामान निकालकर गेट के पास रख दे। जाजी, तुम्हें क्या हो गया है? सुंबल ने कहा। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, मम्मी डैडी को तो आ लेने दिया होता। मुझे तुम लोगों के मशवरे की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, यह वही रहेगा जिसे मैं चाहूंगा। तुम अगर चाहो तो अपनी निगरानी में सामान निकलवा लो, मैं उससे ज्यादा नरमी नहीं कर सकता। मुलाजिम ने सामान निकालना शुरू कर दिया। इतने में नजमुद्दीन अपनी बीवी को ले पहुंच गया। चौकीदार ने जाजी की हिदायत के मुताबिक गेट नहीं खोला। मेरा ख्याल था कि साले नजमुद्दीन अपना सामान बाहर रखा देखकर शोर मचाएंगी, लेकिन मालूम होता था कि जेल से रिहाई के बाद वो किसी पुरसकून गोशे में आराम करना चाहती थी। उसने चौकीदार की जुबानी सूरत हाल जानने के बाद सुंबल को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और वापस चली गई। उनका सामान गेट के पास पड़ा रह गया। ये मसला आसानी से हल हो गया था। हम चाय पीकर रुखसत हो गए। बाद में मुझे पता चला कि जाजी ने सारा सामान एक पिकअप पर लोड करवाने के बाद एक मुलाजिम के हमरा आंटी के घर भिजवा दिया था। जाजी के इस दिलेराना इकदाम की वजह से जहां उसे अपनी जाबिर आंटी से निजात मिल गई थी, वह मुलाजिमों से भी वारदात के 2 ऐनी गवाह मिल गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से बेगम नजीमुद्दीन को सरवत पर फायरिंग करते देखा था। जमानतों की मंजूरी के तकरीबन 2 माह बाद केस की इब्तिदाई समाअत शुरू हुई। अदालत को यह फैसला करना था कि दोनों में से असल मुजरिम कौन है। मैंने इस्तगासा की तरफ से जिन गवाहों के नाम अदालत में पेश किए थे, इन गवाहों में 2 डॉक्टर, 2 जाजी के घरेलू मुलाजिम खुर्शीद शेरवानी, अव्वल खान और बेगम शेरवानी शामिल थे। मैं इन गवाहों के बयानात और इन पर जरा करने के जिक्र से आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। अगर मैं तफसील में पढ़ गया तो आपको 15-20 सफ़े मजीद पढ़ना पड़ जाएंगे। गवाहों के बयानात सारे नजीमुद्दीन को मुजरिम साबित कर रहे थे। खुद मकतूला का अपना हल्फिया बयान अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद था। फिर अव्वल खान की गवाही भी बहुत अहम थी। उसकी गवाही से इस सरवत का कत्ल उम्द की हद को पहुंचता था। किसी एक गवाह ने भी एजाज के खिलाफ बयान नहीं दिया था। जहां तक साले नजमुद्दीन का ताल्लुक था, वो बड़े
तम तराक से अदालत में आई थी और अपने भतीजे के साथ कटहरे में खड़े होकर अदालत की कार्रवाई सुनती थी। उसकी तेजी और तुंदी में कोई फर्क नहीं आया था। वो 2-3 मर्तबा उसने अदालत से बाहर गवाहों को धमकियां भी दी थी और उनकी बेइज्जती कर दी थी। उसने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि सरवत एक नीच खानदान की लड़की थी और उसने इसके भतीजे की दौलत हथियाने के लिए उससे शादी की थी। बाकौल उसके दोनों मियाँ बीवी सुबह शाम आपस में लड़ते रहते थे। वकू वाले रोज जाजी मुश्तइल हो गया और उसने रिवॉल्वर निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने जाजी के इब्तिदाई बयान का खास तौर पर जिक्र किया था। वकील सफाई ने साले नजीमुद्दीन के मौक़िफ़ को रुमाया करने के लिए चंद सवालात किए। उसके बाद में जर्रा के लिए आगे आया। मैं अगरचे इस्तिग़ासा का वकील था मगर एजाज की बरियत में मेरे मद्देनज़र थी। बेगम नजीमुद्दीन, मैंने पहला सवाल किया, क्या ये सही है कि वकू के वक्त आप मकतूला के करीब मौजूद थी? हाँ, मैं उस वक्त घर में मौजूद थी, उसने जवाब दिया। मकतूला के करीब होना और घर में होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैंने कहा। मेरा सवाल ये है कि क्या आप वक़ूए के वक्त कमरे वारदात में मौजूद थी? हाँ, मैं उस कमरे में मौजूद थी। बेगम नजीमुद्दीन, आपने पुलिस को जो पहला बयान दिया था उसमें कहा था कि वारदात के वक्त आप बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ी अपने एक पड़ोसी खुर्शीद शेरवानी से बातें कर रही थी। इन दिनों में से कौन सी बात सच्ची है? मैंने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही लिख लिया होगा। क्या ये सही कि आप मकतूला सरवत से नफरत करती थी और उसे पसंद नहीं करती थी? नीच और घटिया ज़हनियत के लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। बेगम साहिबा, क्या ये सही है कि उसकी नफरत की वजह आपकी सरवत के साथ अक्सर लड़ाई रहती थी? जिस शख्स को महज़िब घरानों का तजुर्बा ना हो वो खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। मजिस्ट्रेट ने नरमी से कहा, बेगम नजीमुद्दीन, आप सवाल को समझकर हाँ या ना में जवाब देने की कोशिश करें। बेगम साहिबा, आपके जवाब से यह अंदाजा होता है कि मकतूला आपके से अक्सर लड़ती रहती थी। मैंने कहा, यह बताएं कि क्या आपके भतीजे ने आपके मशवरे से मकतूला सरवत के साथ शादी की थी? जी नहीं, जाजी ने चोरी छुपे शादी की थी, उसने जवाब दिया। मैं ऐसी बेजोड़ शादी की कभी इजाजत ना देती। उन दिनों आप अपने भतीजे एजाज के बंगले में मुकीम थी जबकि आपका अपना घर मौजूद था। उसकी कोई खास वजह थी? हाँ, उसकी खास वजह थी, उसने ठीके लहजे में जवाब दिया। मेरे भाई और बाबज की वफात के बाद जासी अकेला रह गया था और उसे किसी सरपरस्त की जरूरत थी। हम उसकी दिलजोई के लिए उसके पास रह रहे थे। बेगम साहिबा, क्या ये सही है कि आप मकतूला सरवत को तलाक दिलवाना चाहती थी? ये मैं नहीं, एजाज चाहता था। अगर वो ऐसा चाहता था तो उसने तलाक क्यों ना दे दी? उसका जवाब तो एजाज ही बेहतर दे सकता है। मेरा ख्याल है कि उसने तलाक देने के बजाय उसे कत्ल कर देना ज्यादा बेहतर समझा होगा ताकि हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बेगम साहिबा, क्या आप अपनी बेटी सुंबुल की शादी एजाज से करना चाहती थी? मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है, उसे एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बेगम साहिबा, आपने इस अदालत के बरामदे में एजाज के बूढ़े ससुर साबिर अली के मुंह पर थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ के नतीजे में साबिर अली की टोपी सर से उतरकर जमीन पर गिर गई थी। जनाबे आली, मुझे एतराज है। वकील सफाई ने कहा, इस मामले का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दे। मैंने कहा, इस वाकये के जिक्र से मैं अदालत के इल्म में दो बातें लाना चाहता हूँ। पहली तो ये कि मुलजिमा मकतूला और उसके खानदान से नफरत करती थी और दूसरी ये कि मुलजिमा एहसास बरतरी का शिकार है और गुस्से के आलम में कुछ भी कर सकती है। मजिस्ट्रेट ने वकील सफाई से कहा, आप तौकुफ करें और बेग साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दें। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, बेगम साहिबा, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त बरामदे में मेरे और पुलिस के आदमियों के अलावा दर्जन भर अफराद मौजूद थे। आपने थप्पड़ मारने के बाद साबिर अली को धमकी देते हुए कहा था कि अपनी बेटी से कह देना कि अब हमारे घर का रुख ना करे, इस दफा वो जिंदा वापस नहीं जाएगी। आपको याद होगा कि साबिर अली अपनी टोपी उठाकर खामोशी से एक तरफ चला गया था। क्या आपकी धमकी से ये जाहिर नहीं होता कि आप मकतूला की मौत की ख्वाहिशमंद थी? उसने बड़े गुस्से से जवाब दिया, मैं तो आपकी मौत की भी ख्वाहिशमंद हूँ। ख्वाहिश से क्या होता है? जनाबे अली, मुलजिमा की ये धमकी रिकॉर्ड पर लाई जाए। मैंने मजिस्ट्रेट से कहा, आप अव्वल खान का बयान सुन चुके हैं। मुलजिमा पेशावर मुजरिमों की खिदमत हासिल करने में माहिर मालूम होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मुलजिमा होंगी। अदालत में मौजूद कुछ लोग हंसने लगे। मैंने सिलसिला सवाल जारी रखते हुए कहा, बेगम साहिबा, आपने अपने बयान में कहा है कि एजाज और सरवत सुबह शाम आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन गवाहों के बयानात से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। एजाज ने सिर्फ इस बात का एतराफ किया है कि उसका अपनी बीवी से कभी कभार झगड़ा हो जाता था, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। क्या ये हकीकत नहीं कि असल झगड़ा आपके और मकतूला के दरमियान था? क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि आप मकतूला के साथ शदीद इख्तलाफात के बावजूद उसके घर में रहने पर क्यों मुसर थी? वो ना उसका घर था और ना उसके बाप का, उसने चिढ़कर जवाब दिया। वो मेरे भाई का बंगला है, मैं जब चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। मोहतरमा, आप और आपका भतीजा एजाज एक साथ जमानत पर रहा हुए थे। एजाज आपसे आधा पौना घंटा पहले घर पर पहुँच गया। उस रोज मैं भी उसके साथ था।
जब हम गेट पर पहुंचे तो चौकीदार ने ये कहते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया कि आपने उसे मना कर रखा है। उस पर एजाज दीवार फांदकर गेट खोलना पड़ा। फिर जब उसने चंद मोजिज पड़ोसियों के सामने चौकीदार को सरजनिश की तो वो हाथ जोड़ने लगा। क्या उससे ये जाहिर नहीं होता कि आप एजाज के बंगले पर गासबाना कब्जा करना चाहती थी? वकील सफाई ने कहा, जनाबे वाला, फाजिल वकील की बात बेअसल है। क्योंकि मेरी मौकला उस वक्त जेल में थी, लिहाजा ये कहना है कि उसने चौकीदार को गेट न खोलने का हुक्म दे रखा था, खिलाफ हकीकत और बहतान है। जनाबे अली, जेल से हुक्म भिजवाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। मैंने कहा, मुलजिमा के शौहर हर दूसरे तीसरे रोज उससे मिलने जेल जाते थे और उनकी माफरत अपने मुलाजमों के लिए अहकामात भिजवा सकती थी। मैंने चौकीदार को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था, साले नजमुद्दीन ने कहा। मोहतरमा साले नजमुद्दीन, आपको याद होगा कि जब आप जेल से रहा होकर बंगले पर पहुंची तो उसी चौकीदार ने ये कहते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया था कि साहिब खाना ने उसे ऐसा करने से मना कर रखा है। नेज़ आपने ये भी देखा होगा कि बंगले के मुलाजमिन आपका सामान निकालकर गेट के पास रख रहे थे। आपके ख्याल में ये बात किस बात का रद्द अमल था? मेरे पास आपके फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है। मेरा ख्याल है कि किसी शैतान ने जाजी को बहका दिया होगा। ये वो अहम सवालात थे जो मैंने जरा के दौरान ही साले नजमुद्दीन पर किए थे। दीगर सवालात को तो मैं तवालिद के ख्याल से छोड़ता हूँ। उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई अगली पेशी तक के लिए मुलतवी हो गई। अगली दो पेशियों पर सफाई के चंद गवाह पेश हुए, लेकिन उनमें मौके का कोई गवाह नहीं था। ये गवाह साले नजमुद्दीन के रिश्तेदार और जेर असर मिलने वाले थे। उनके बयान का मरकजी नुक्ता ये था कि एजाज और उसकी बीवी में शदीद इख्तलाफात पाए जाते थे और ये इख्तलाफात सरवत के कत्ल पर मुंतज हुए थे। आखिरी पेशी पर अदालत ने हमें अपने अपने मौक़िफ़ के हक में दलाइल पेश करने के लिए कहा। उस रोज अदालत में साले बेगम और एजाज के कई रिश्तेदार मौजूद थे। मैंने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, जनाबे आली, वाक़ियात और शवाहिद की रोशनी में पूरा केस रोज़े रोशन की तरह वाज़ा हो चुका है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस कत्ल का मुहर्रिक क्या है और इससे किस किस को फायदा पहुंच सकता है। सरवत एक गरीब बाप की बेटी थी और उसकी अपनी कोई जायदाद नहीं थी। इस वक्त अदालत के सामने दो मुलजिम हैं, दोनों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। पूरी कार्रवाई के दौरान ये बात साबित नहीं हुई कि सरवत का कत्ल दोनों के गठजोड़ का नतीजा था। दोनों ने एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम आयद किया है, लिहाजा हम दोनों की पोजीशन को अलग अलग जायजा लेते हैं। जनाबे अली, पहले हम मुलजिम एजाज को लेते हैं। मकतूला उसकी बीवी थी और दोनों ने वारदात से 6 माह कबल शादी की थी। मकतूला की मौत से मुलजिम एजाज को कोई फायदा नहीं पहुंचा, न माली और न हाली। अगर हम ये फर्ज कर लें कि मुलजिम एजाज शादी के 6 माह बाद शदीद इख्तलाफात की वजह से अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता था, तो उसके सामने आसान और सीधा रास्ता खुला हुआ था। वो उसे तलाक देकर या वैसे ही अपने घर से निकाल सकता था। मकतूला सरवत अपनी कमजोर खानदानी हैसियत की वजह से इस मामले में कोई मज़ाहमत ना कर सकती थी, लिहाजा मुलजिम एजाज को इतना खतरनाक रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ना तो किसी गवाह ने और ना मकतूला ने बिस्तर मर्ग से मुलजिम एजाज पर फायरिंग का इल्जाम आयद किया है। सफाई की तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मकतूला ने महज इंतकामी जज्बे के तहत साली बेगम पर फायरिंग का इल्जाम आयद किया था। जनाबे वाला, में सबसे कीमती चीज इंसान की जिंदगी है और जो शख्स जिंदगी छीनता है, इंतकाम का पहला हदफ वो होता है। मकतूला अगर चाहती तो दोनों पर गठजोड़ का इल्जाम आयद कर सकती थी, मगर उसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में झूठ बोलना पसंद नहीं किया। इन दलाइल की रो से मुलजिम एजाज की पोजीशन शबे से बरतर नजर आती है। अब मैं मुलजिमा साले नजमुद्दीन को लेता हूँ। जैसा कि उसने अदालत के इल्म में है कि मुलजिम एजाज एक वसी जायदाद का तनहा मालिक है। उसके वालिदैन के नाकानी मौत के बाद मुलजिमा ने उसकी जायदाद और कारोबार को अपनी निगरानी में ले लिया था। उसकी यह ख्वाहिश थी कि एजाज उसकी बेटी सुम्बुल से शादी कर ले ताकि घर की जायदाद घर में रहे, लेकिन जब मुलजिम एजाज ने चोरी छुपे शादी कर ली तो मुलजिमा साले बेगम परेशान हो गई, गोया सोने की चिड़िया उसके हाथ से निकल गई। एजाज एक सीधा साधा नौजवान था और अपनी आंटी सालिया से बहुत डरता था। जनाबे आली, मुलजिमा ने इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए अपने भतीजे और उसकी बीवी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जैसा कि मुलजिम एजाज अपने बयान में बता चुका है कि मुलजिमा सालिया बेगम ये चाहती थी कि वो मकतूला सरवत को तलाक दे और उसकी बेटी से शादी कर ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद मुलजिमा के पास एक ही रास्ता खुला रह जाता था, यानी सरवत का कत्ल। जनाबे आली, ये है इस वारदात का कत्ले मुहर्रिक। अब देखना यह है कि शवाहिद की रोशनी में मुलजिमा की क्या पोजीशन बनती है। तो जनाबे आली, सबसे पहली शहादत मकतूला की अपनी शहादत है। उसने पुलिस और डॉक्टरों के सामने ये बयान दिया कि उस पर मुलजिमा सालिया बेगम ने रिवॉल्वर के जरिए कातलाना हमला किया था। दूसरी शहादत मुलजिमा के दो मुलाजमों की है जिन्होंने अपनी आंखों से सालिया बेगम को मकतूला पर फायरिंग करते देखा था। तीसरी शहादत मुलजिम एजाज की है, उसने भी अपनी आंखों से आंटी सालिया को मकतूला पर फायरिंग करते देखा था।
चौथी शहादत अव्वल खान की है, जिसको मुलजिमा ने मकतूला को ख़त्म करने के लिए 10,000 रुपए की पेशकश की थी। पांचवी शहादत साबिर अली की है, जिसके मुंह पर मुलजिमा ने थप्पड़ मारा था और खुलेआम ये धमकी दी थी कि अगर उसकी बेटी ने बंगले में कदम रखा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगी। छठी शहादत मेरी अपनी है, जिसे मुलजिमा ने आपके सामने धमकी दी थी। जनाबे अली आले कत्ल बरामद हो चुका है और किसी तीसरे शख्स पर शबा नहीं किया गया। जनाबे अली इन शवाहिद की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि सरवत एजाज के कत्ल की जिम्मेदारी पूरी तरह मुलजिमा साले नजमुद्दीन पर आयद होती है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम एजाज को बाइज्जत बरी किया जाए और मुलजिमा सालिया बेगम को तासीरात पाकिस्तान की दिफा 302 के तहत बाकायदा कार्रवाई की जाए। वकील सफाई ने अपने दलाइल में ये बात साबित करने की कोशिश की कि वारदात एक इत्तेफाकी हादसा था, जिसकी जिम्मेदारी मुलजिम एजाज पर आयद होती है। उसने खुद शेरवानी के बयान और मुलजिम के इब्तिदाई इकबाल जुर्म का खास तौर पर जिक्र किया, लेकिन शहादतों की अदम मौजूदगी में उसके दलाइल अदालत को मुतासिर न कर सके। अगली पेशी पर अदालत ने एजाज को बरी कर दिया और सालिया नजमुद्दीन को मुलजिमा करार देते हुए केस सेशन अदालत के सुपुर्द कर दिया। ये केस हनूज़े ज़ेरे समाअत है।